तो गाइस मैं आज आपको सारी अपनी जर्नी बताता हूँ कि कैसे मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया और क्या हुआ। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी क्योंकि इन वन वे मैं बहुत ही यंग था और बहुत ही छोटा-सा था। समझ नहीं आ रहा था मैं कर क्या रहा हूँ, पर बस निकल पड़ा एक तरफ। तो बेसिकली ये होता है कि मैं एक सर्विस फैमिली से ही हूँ। मेरे फादर तो सर्विस ही करते थे एंड तो जबकि बातें तब मेरे सारे भाई सर्विस करते हैं। फिर बाद में मेरे एक ब्रदर ने बिज़नेस स्टार्ट किया बट बहुत बाद में। बट सारे लोग सर्विस ही करने का माहौल था। इंजीनियर डॉक्टर थे, बहुत प्रोफेशनली क्वालिफाइड थे मेरे भाई लोग, मेरे बड़े भाई, तो सारा वही माहौल था घर में। तो कई लोग पूछते हैं कि तुम्हारा बिफोर बिजनेस तुमने मतलब जॉब वगैरह कैसे स्टार्ट की, तो वही कॉलेज से निकले थे। मेरे भाई ने बताया कि टी सी एस इज़ ए गुड जॉब, टी सी एस में जॉब लगी, तो भाई ने बोला टी सी एस इज़ ए गुड जॉब, तो अमेरिका आराम से आ जाओगे। तो मैंने मास्टर वास्टर्स नहीं की, फिर मैं सीधा अमेरिका आ गया। टी सी एस के टी सी एस में जॉब ले ली और उसके थ्रू विद इन 1 1/4 ईयर में अमेरिका पहुँच गया। तो यहाँ तक की जर्नी अगेन ब्रदर ने पूरी डिसाइड की। तो तो उसके बाद फिर मैंने किसी टी सी एस को छोड़ के किसी अमेरिकन कंपनी में जॉब की थी। अमेरिकन कंपनी को जब छोड़ी तो फिर मैंने एक इंडियन कंपनी को ज्वाइन किया था, अपनी जैसी कंसल्टेंसी को। और वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट होती है, जहाँ पे मैंने देखना स्टार्ट किया बिज़नेस के बारे में। बिज़नेस का ऐसा है कि जब मैं टी सी एस में भी था, मैं सोचता था कभी कभी कि बिज़नेस करेंगे। एंड जब मैं अमेरिकन कंसल्टेंसी में था तो भी सोचता थोड़ा थोड़ा। होता क्या है कि मैंने जब इंडियन कंसल्ट में मैं ना जहाँ पे अमेरिकन कंसल्टेंसी में काम करता था ना, वो ग्लेंडेल कैलिफोर्निया की स्टोरी है, वहाँ पे था। वहाँ पे जहाँ मैं खाना खाने जाता था, वहाँ पे एक और कंसल्टेंसी के उसके पास ही गेस्ट हाउस था। तो उस कंसल्टेंसी के भी लोग जो जैसे मार्केटिंग के बंदे थे वो खाना खाने भी आते थे, और उनके गेस्ट हाउस के बंदे भी आते थे, काफ़ी लोग आते थे खाना खाने। तो उनसे मेरी दोस्ती हो गई, ठीक है ना। तो वो लोग ये था कि मैं अमेरिकन कंसल्टेंसी में जॉब करता था और सिविल जैसे स्किल में था। सिविल आई वॉज इन सिविल वहाँ पे, तो थोड़ा सा सिविल एक नामी गिरामी स्किल था। तो वो लोग थोड़े से जो भी कह लो मेरे साथ अच्छे तरीके से बिहेव करते हैं। उनको लगता है यार मैं तो आई एम डूइंग बड़ी वेल इन लाइफ, क्योंकि वो बेचारे स्ट्रगल कर रहे थे, राइट। अभी उनका जॉब नहीं लगी थी। तो वहाँ पे मेरी उन सबसे दोस्ती होती है। वहाँ पे एक मार्केटिंग की बंदी थी। देखिए अपनी एक नेचर रही है कि अपन ना सुपर स्वीट थे सबके साथ। अपन ने कभी किसी के साथ ना मतलब गलत तरीके से बिहेव नहीं करना, बड़े आराम से रहना, अच्छे तरीके से रहना, ये अपना सिस्टम था। तो आप उन सबके साथ दोस्ती होगी। जब उस अमेरिकन कंसल्टेंसी ने मुझे निकाला, राइट, तो तो उसके बाद मेरे को उनमें से जो उनकी मार्केटिंग बंदी थी, मुझे अभी भी नाम याद है उसका, सुनीता। तो सुनीता ने मुझे बोला कि तो वाई डोंट यू जॉइन अमेरिकन कंसल्टेंसी, वो मेरी सॉरी इंडियन कंसल्टेंसी, कि ये 80-20 होता है, 70-30 होता है, परसेंटेज बेसिस पे तुम्हें तुम्हारे बिलेट का तुम्हें बोनस भी मिलेगा, दिस एंड दैट, एंड एक्चुअल तुम्हारा कभी टेंशन नहीं, तुम्हारा ग्रीन कार्ड भी फाइल कर देंगे। मैंने पहली बार ये वर्ड सुना था और समझा था। तो मैंने उनको ज्वाइन कर लिया और उसने मेरे को, वहीं से मेरी सारी ग्रूमिंग स्टार्ट होती है। वहीं से उसने मुझे दिखाना कि देख मैंने तेरी मार्केटिंग ऐसे की है, देख ऐसे करते हैं मार्केटिंग, ऐसे जॉब लगाते हैं, ये dice.com है, इस वेबसाइट पे कॉन्टैक्ट्स मिलते हैं, ये C2C कॉन्टैक्ट होते हैं, ये थर्ड पार्टी कॉन्टैक्ट्स होते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, सारा वहीं से सीखा। इट टुक आई थिंक 2-3 डेज़ के अंदर समझ में आ गया था कि कैसे ढूंढते हैं ऑल दैट। तो मेरी आई बी एम में मेरा कॉन्ट्रैक्ट लगा था वो वाला। तो ये ना मेरे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर देर थी, जैसे हफ्ता और पड़ा था। तो एक दिन मैं ऑफिस के अंदर घूम रहा था, तो उस कंपनी का देसी कंसल्टेंसी, बड़ी थी यार कंपनी। वो देसी कंसल्टेंसी ना ऐसे नहीं थी उस ज़माने में कि छोटे से ऑफिस खोल रखे हैं। बड़ा ही एक ऑफिस था, लाइक आई वुड से 5-6 हज़ार स्क्वायर फीट का ऑफिस था। ग्लैंडल डाउनटाउन में जाके देखो, इतनी महंगी जगह है वो, और ह्यूज स्प्रॉलिंग ऑफिस है। मुझे बड़ी बिग कंपनी, मतलब अच्छे, मुझे पता नहीं नंबर ऑफ कंसल्टेंट्स क्या थे, बट विच वॉज ए प्रीटी प्रॉफिटेबल कंपनी, और दिखता था कि पैसा खूब लगाया उन्होंने। उस ज़माने में ये कंसल्टेंसी जो थी बिल्कुल कंसल्टिंग कंपनी, यानी कि इंडियन कंसल्टिंग कंपनी जैसे टी सी एस वगैरह की तरह ही ऑपरेट करती हो, अपने को ऐसे ही समझते थे। तो इन्फेक्ट उस बंदे को ढूंढने की मैंने बड़ी तो उसका कंपनी के सी वगैरह ढूंढने की बड़ी कोशिश की, मुझे पता नाम ही नहीं याद आ रहे, तो समझ नहीं आ रहा हूँ कहाँ है अब। बट चलो, एक दिन मैं वॉक कर रहा था, तो वहाँ पे जो जो उस कंपनी का ओनर था ना, उसने देखा कि एक नया बच्चा जा रहा है। उसने कहा गौरव, कम आई आओ तुम्हें ना आओ मेरे ऑफिस, तो आई गिव यू द प्रेजेंटेशन। मैं किस चीज़ का था जी, ऑफ द मिशन एंड विजन स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। अब कंसल्टेंसी क्या मिशन विजन, अब तो चलो पता होगा, तो बड़े मैं इम्प्रेस होता था। मैं कहा भाई मिशन एंड विजन स्टेटमेंट देखते हैं। अब क्या होता है, उसने अपने ऑफिस में बुलाया, उसमें प्रोजेक्टर लगाया हुआ था, वॉल के अंदर प्रोजेक्टर लगा हुआ था, सीलिंग के अंदर प्रोजेक्टर लगा हुआ था, और सामने बोर्ड था, उस पर प्रोजेक्ट किया, और मिशन विजन स्टेटमेंट स्टार्ट कर दी। बड़ा नहीं, पता नहीं, मैं देख रहा था,
रहा। मेरे दिमाग में एक बात आई, मैंने कहा साला इसको तो इंग्लिश में नहीं बोलनी आती ठीक तरह से। मेरी इंग्लिश बड़ी ज़बरदस्त थी तब। तो मैं कहा साला इसको तो इंग्लिश में नहीं बोलनी आती ठीक तरह से, अगर ये कर सकता है तो अपन क्यों नहीं कर सकता। तो ये ईयर 2001 है और मेरे दिमाग में कीड़ा लग गया कि ये करना है, कि अपन कर सकते हैं इसको। सो दिस वॉज माई फर्स्ट ब्रश विद द बिजनेस आइडिया, राइट। सेकंड क्या होता है, मैं वो IBM अटलांटा में जॉब लगी थी, वहाँ पे जब कि काम करने लगा तो अपनी, ठीक है ना, अपन ने ना मस्टैंग खरीदी। तो ये लगता है कि जो मस्टैंग खरीदना था ना, उसने मेरी लाइफ को बहुत चेंज किया। क्योंकि ना आप क्या होते हैं कि अपनी लाइफ में ना हमेशा सभी लोगों से ना 2 कदम आगे हो, बड़ी सिंपल सी चीज़ों से आप 2 कदम आगे पहुंच जाते हो। अब एवरी कैंडिडेट, एवरी IBM कंसल्टेंट ट्रीटेड मी डिफरेंटली, इवन माई बॉसेस ट्रीटेड मी डिफरेंटली। हालांकि कुछ नहीं है, मस्टैंग होना कुछ भी नहीं है, बट दे ट्रीटेड मी वेरी डिफरेंटली। वो जो ट्रीटमेंट मिलती है ना, वो धीरे धीरे आपके अंदर चली जाती है, आपको उस ट्रीटमेंट की आदत हो जाती है, आपको पता चल जाता है कि आप कुछ कर सकते, आपको कुछ करना है, मतलब ये चीज़ मैं संभाल के रखनी है, मतलब समझ रहे हो, ये फंडा होता है बहुत बड़ा, ये बहुत बड़ा फंडा है। अब होता क्या है कि वहाँ पे ना, वहाँ पे एक चीज़ हुई, वहाँ पे ना मेरा दोस्त था, उसका नाम था वेंकट। अब मुझे उसका नाम पूरा याद नहीं है, तो मैं वेंकट नाम से तो ढूंढने का कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ भाई वेंकट, अगर आप देख रहे हो, अगर आपको याद हो, आप IBM में हिल साइड बिल्डिंग में काम करते थे मेरे साथ, आप IBM में थे, ये बात है अप्रैल से लेके अक्टूबर तक की, 2001। अगर आपको, अगर आप थे, एंड इफ़ यू रिमेंबर यू आर हैविंग ए येलो मस्टैंग, तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट में, मेरा रियली बात करने का बड़ा मन है आपके साथ कि आपका क्या, आप क्या करते हो, सब कैसा चल रहा है। येलो मस्टैंग थी, इनके पापा के पास ना कूप थी, मेरे पास थी कन्वर्टिबल। मैंने मस्टैंग कन्वर्टिबल ली थी, रेड कलर की मस्टैंग GT। तो नहीं तो ये वेंकट जो मेरे से 5 से 7 सीनियर था, ऐसे बंदे ना, मतलब इन जनरल जितने सीनियर बंदे ना, आपको मतलब मुंह नहीं लगाते। टिपिकली क्या था, मेरे से जो 5-6 साल सीनियर बंदे थे ना, 7 साल सीनियर बंदे, मेरे साथ ना अच्छे तरीके से, थोड़ा डिफरेंट किस्म से बिहेव करते थे। दी ऑलवेज ट्रीटेड मी डिफरेंटली। अब यहाँ पे ये मस्टैंग काम करती है, राइट। अब क्या होता है, वो जो बंदा था ना वेंकट, तो एक दिन वो, मतलब अपनी नेचर अच्छी थी। देखो अब क्या हुआ, मैं बॉस्टन गया था किसी काम से, उसने मुझे बोला मुझे तेरी गाड़ी चाहिए 3 दिन के लिए। मैं 3 दिन की कौन अपनी गाड़ी देगा किसी को अमेरिका के अंदर स्पेशली। मैं उसको अपनी गाड़ी दे के चला गया, यू सी। तो उसने 3 दिन खूब इन्जॉय की। मेरे को तो बार बार लगता उसका बड़ी खड़क भी गई, होता ना, बहम हो जाता थोड़ा सा वैसे था भी, बट डजेंट मैटर, पर उसने इन्जॉय की। तो इसी वेंकट के बारे में बात बताता हूँ, या चलो ये वाला जब मैं उसको देखे गया था गाड़ी, उसके पहले की बात होगी। हम दोनों एक दिन जा रहे थे, ठीक है ना, उसकी गाड़ी में थे, मुझे याद है, वो ड्राइव कर रहा है और मैं उसके साथ वाली सीट बैठा हूँ। उसको कॉल आती है, तो मैंने उसकी कॉल, किसी कंसल्टेंट वगैरह की कॉल थी, उसने कॉल रखी। मैंने कहा ये क्या था। अब नए नए आए हैं अमेरिका, हर चीज़ का एक क्यूरोसिटी है, हर चीज़ का एक जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हो क्या रहा है दुनिया की लाइफ में, राइट। तो मैंने कहा ये क्या था वेंकट भाई, ये क्या था। कहता कहता मैं अपनी कंसल्टेंसी है भाई, आई रन अ कंसल्टेंसी, अपना बिजनेस, अपनी बिजनेस है। मैं कहा, अच्छा ये क्या करते हो। कहता है यार प्लेसमेंट करते हैं। जैसे कहता जैसे तू प्लेसमेंट वगैरह आया ना यहाँ पे, ऐसे मैं भी प्लेसमेंट करता हूँ ऐसे लोगों की। मैं प्रेस में कहा तो तुम्हारी, मैं तो बड़ी, तुम्हारा अपना बिजनेस है। यस मेरा अपना बिजनेस है। उस वक्त तो छोटे छोटे बच्चे ही थे यार, बड़े इंप्रेस हो जाते थे। अब वो बंदा बोलता है आई एम द प्रेजिडेंट ऑफ माई कंपनी। अब मैं उससे बड़ा खुश होता था, एज द प्रेजिडेंट ऑफ हिस कंपनी। अभी तो पता है, इट्स नॉट अ बिग डील, कंपनी खोल के कोई भी प्रेसिडेंट बन सकता है, बात तो रेवेन्यू और प्रॉफिट की है ना। चल, लेकिन उस वक्त बड़ा इंप्रेस हुआ, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी ऑलरेडी, सच अ यंग एज, और CEO है। कहता है आई एम द CEO ऑफ द कंपनी। वैसे उसने प्रेसिडेंट वर्ड यूज़ किया था, पर बात हुई है ना, ही इज द CEO ऑफ द कंपनी। बड़ा मैं इंप्रेस हुआ। अभी चंद्र चीज़ें धीरे धीरे अंदर जा रही हैं। 4 महीने हो गए, एक बंदे ने अपनी कंपनी खोल रखी है, वो दिख गया। पहले वो वाला बंदा दिख गया, ओनर ऑफ द कंपनी, जिसका इतना बड़ा काम था। ये धीरे धीरे अंदर चीज़ें चली गई। IBM का प्रोजेक्ट खत्म होता है, मैं न्यू जर्सी में, मेरा एक प्रोजेक्ट था, मुझे बड़ी तरह से याद है। मैंने न्यू जर्सी में सबसे अच्छी तरह से कीड़ा लगा था। वहाँ पे मेरी इंस्पिरेशन क्या थी मुझे याद नहीं, क्या था रीज़न, बट मुझे याद है कि मैंने वहाँ पे, मैं 4 महीने ही था, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी ऐसे कुछ था बस। फरवरी 4 नवंबर में जाऊँगा, फिर मैं 4-5 महीने ही था। एंड जब मैं वहाँ बैठा था, तो वहाँ मुझे याद है मैंने वहीं से अपने उस रूम से, मैं एक रूम में रहता था, दिलीप द्विवेदी, दिलीप के यहाँ, दिलीप द्विवेदी, स्प्रिंगफील्ड न्यू जर्सी में। तो यहाँ से ना सर जी ये ज़रा दिलीप वाला वर्ड निकाल देना, दिलीप द्विवेदी जो प्रोनाम बताया ना वो निकाल देना, ठीक है ना, सिर्फ दिलीप रख देना।
मैंने बोला था ना बीच में, और जब भी दोबारा बोला ना इसको निकाल देना। तो क्या होता है, वो जो बंदा था उसके, मुझे अभी भी याद है उसके यहाँ रहता था। मैंने वहाँ से अपने भाई को फ़ोन किया। अब यहाँ से असली एक कीड़ा स्टार्ट होता है। मैंने उसको बताया कि मैं कंसल्टेंसी में काम करता हूँ ना, यू नो दिस राइट है, कि मैं ये कंसल्टेंसी ऐसे काम करती है, बंदे प्लेस करती है, मेरे और भी दोस्त प्लेस कर रहे हैं, मैंने देखे हैं बंदे, उन्होंने अपनी अपनी कंपनियाँ खोल रखी हैं, ऐसे होता है, प्लेसमेंट होती है, बंदे रिक्रूट होते हैं, H1 होता है, स्टूडेंट्स होते हैं। मेरे भाई ने मतलब सुना बड़े ध्यान से, मुझे याद है काफ़ी लंबी कॉल थी, लेकिन उन्होंने इंटरेस्ट लिमिट में ही लिया, क्योंकि वो वेरी वेल सेटल्ड थे, बहुत बढ़िया उनकी जॉब थी, और ही वॉज डूइंग रियली वेल। और तो यहाँ पे इसके बाद ब्रदर का चैप्टर ख़त्म हो जाता है और मैं अपना निकल पड़ता हूँ। इस पॉइंट को बड़ा समझा जाए तो यहाँ पे तक ना मैं अपने भाई की बहुत सुनता था। मतलब मैं अपने घर वालों के हिसाब से चला सारी ज़िंदगी। मैंने 10वीं के बाद मैंने अपना स्कूल उनके उन्होंने हिसाब से था, फिर उसके बाद मेरा कॉलेज उनके हिसाब से था, कॉलेज के बाद मेरी उनकी जॉब उनके हिसाब से थी, मेरा अमेरिका आना, मेरा एमएस ना करना, सब कुछ मेरे, मतलब मैं अपने भाई को अंधाधुंध फॉलो करता। पर यहाँ से मेरे अपने घर वालों से एक रास्ता अलग होता है और मैं एक डिफरेंट डायरेक्शन में सोचना स्टार्ट करता हूँ। उस वक्त मैं एमबीए की भी कभी कभी सोचता होता था, वो सब सोचना बंद होता है और मैं एक तरफ निकल पड़ता हूँ कि मेरे को बिजनेस करना है अपना ही वाला। अब 2002 लग जाता है, 2002 जनवरी फरवरी हो गया और मैं एबर्ट लैब्स में पहुंच गया। वहाँ पे तो बहुत सारे बंदे मिले मुझे जो इसको बिजनेस को जानते थे। राजू करके बंदा था और वहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम प्लेसमेंट्स करने की सोची। तो मुझे अभी याद है कि एक अनिल करके बंदा था, मैं पूरे नाम लूँगा लोगों की प्राइवेसी के लिए, अनिल करके बंदा था। और एक ना एबर्ट लैब्स में मैं जॉब करता था, कॉन्ट्रैक्ट था मेरा। एबर्ट लैब्स में एक बंदा काम करता था, इज़ अ परमानेंट एम्प्लॉई। उसका छोटा भाई था जो स्टूडेंट था और ओपीटी सीपीटी पे था, ओपीटी पे था। तो मैंने इन दोनों को प्लेस करने की कोशिश की। मुझे अभी भी याद है अनिल चावड़ा से मैं बड़ा परेशान होता, कॉल इन लेता था। मैं उसको मैं उसको कॉल दिलवाता था ना वेंडर से, सेम वही डाइस.com वाले मेथड से। डाइस.com पे अप्लाई करता था, उसको कॉल आती थी, तो वो ना करता ही नहीं था, उस कॉल को अटेंड नहीं करता था। और ये जो बंदा था ना, जो मेरा ये तेलुगु बंदा था, तेलुगु जो दोस्त था ना मेरा, इसका जो छोटा भाई था ना, मुझे अभी भी याद है उसकी इंटरव्यू फेल हो गई थी और वो बेचारा बड़ा दुखी हो गया कि ऐसे कैसे पूछ सकते हैं, मेरे को तो ये भी नहीं आता, उन्होंने तो जेडी में तो लिखा ही नहीं हुआ था। मुझे अभी भी बात याद है, वो अकड़ में था, अकड़ उसको थोड़ा सा वो हुआ कि भी मेरे से वो क्वेश्चन से पूछे जो जेडी में नहीं थे तो अब तो मुझे पता नहीं, बातों का फर्क नहीं पड़ता, उसमें मुझे समझ नहीं आया कि करूँ क्या। बट आई वॉज एसिंग द इंटरव्यूज माई सेल्फ, राइट, फॉर माई सेल्फ। तो यहाँ पे वो दोनों जगह मैं फेल होता हूँ। अनिल प्लेस नहीं कर पाया, मैंने अनिल को प्लेस करने की बड़ी कोशिश की। अनिल बहुत इस बात को मानता भी था और मेरी अप्रिशिएशन भी करता था। वहीं हमारा एक और दोस्त था राजू, वो गुजराती था, वो भी इस तरह वो भी ये कंसल्टेंसी चलाता। तो हम लोग सारे मतलब हमें बड़ा स्ट्रॉन्ग एक्सपोजर मिलता है मुझे कि कंसल्टेंसी चलानी है। अभी कंपनी कुछ इनकॉर्पोरेट नहीं है, बस मैं बंदों को प्लेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। जब मैं न्यू जर्सी में था, मुझे याद आ गया एक चीज़ हुई थी। मैंने एक बंदे को प्लेस करवाया था। कैसे था कि एक ना बंदा था, उसका नाम है लक्ष्मण। इस बंदे ने ज़िंदगी में मुझे ना 50 ईमेल्स की होंगी टोटल। उन 50 की 50 ईमेल्स का सब्जेक्ट एक ही था आज तक, वो फ्रेश होती थी ईमेल्स। लक्ष्मण इतना ये लो आईक्यू बंदा था ना, यू कांट इमेजिन। ये बंदा मेरी ना, मैं सीबल को जानता था, मैं सीबल के अंदर मैं एज ए बिजनेस एनालिस्ट काम करता था। तो ये क्या होता था, ये बंदा जो सा था ना, मेरी वेंडर कंपनी, मैं वेंडर के साथ काम करता था, तो वेंडर ने मुझे बताया कि एक बंदा, कि मतलब मेरे पास एक बंदा, उसको प्लेस करना है यहाँ पे, लेकिन वो ही इज़ अ गुड फिट, बट उसको ये नहीं आता, उसको सीबल नहीं आता, कुछ ऐसा फंडा था। तो मैंने इसको सीबल सिखाया था, फिर इसको काफ़ी कुछ मैंने सिखाया था और इसकी जॉब लगा दी थी मैंने। वहाँ पे रिकमेंडेशन की थी मैंने, अपने मैनेजर को बोला था इज़ अ वेरी गुड गाय, इसको सिविल मैं सिखा दूँगा, तुम टेंशन लो, इज़ अ गुड गाय, इसको सिखा देंगे, ये वो मान गया। तो यहाँ पे भी मुझे एक प्लेसमेंट का वो होता है। अच्छा, मुझे अभी भी याद है, जो वेंडर उसने आके बोला तो आई वुड लाइक टू गिव यू सम मनी, तो मैंने साफ मना कर दिया, मुझे नहीं चाहिए मैंने, क्योंकि मैं ना सीखने में बहुत ज़्यादा था, मेरे को तो सीखना है मुझे काम। और मेरी ज़िंदगी की पहली प्लेसमेंट लक्ष्मण ही है एक तरह से, ठीक है ना। हालांकि उस तरह से नहीं है कि मैंने पूरा काम किया एंड टू एंड, बट ये कि मैंने रेकमेंड किया था, मैंने होते देखी अपनी आंखों से प्लेसमेंट। तो मुझे कुछ याद है, सब मुझे बड़ा स्पेसिफिक मेरे माइंड पे इम्पैक्ट था। ये 2001 अक्टूबर से लेके नवंबर दिसंबर की, जनवरी फरवरी की बातें हैं, 2002। एबर्ट लैब्स में राजू वगैरह वाले इंसिडेंट्स हुए, वहाँ पे नॉलेज हुई। अब लाइफ में थोड़ी लाइफ तेज़ी पकड़ चुकी है। अब ये 2003 स्टार्ट हो गया, मैं सैन डिएगो में रहता था।
मैंने बड़ी कंपनी में काम किया, बड़ा मज़ा भी आता था मुझे। तो सैन डिएगो जो मैं काम करता था ना, वहाँ पे भी वहाँ पे मस्टैंग भी थी। लोगों को दिखता था ये बंदा स्टाइल में रहता है। तो ऊपर से ना मैं स्टाइल में तो रहता था, लेकिन मैं ना फुकरा नहीं था, मतलब मैं सबके साथ मिल-जुल के रहता था। तो ये मेरी अच्छी चीज़, मैंने बताया ना, मेरा अच्छा था। जब मैं सैन डिएगो में रहता था ना, मेरे एक बहुत अच्छी ला जोला में एक जगह पे रहता था, बड़ा ही अच्छी अपस्केल सा एरिया था। ये भी मेरी अच्छी चीज़ थी, मैंने अच्छी जगह रहना है। ये सारी चीज़ हमेशा अच्छी रखो ना, थोड़ा-सा ज़रा लोग ना आस-पास ज़रा थोड़े से आपको अगले लेवल की एडवाइसेज़ देते हैं, अगले लेवल की बातें में से घुस जाते हैं आपके साथ। जितनी छोटी आप रखोगे ना अपनी औकात, तो उसका मतलब गड़बड़ी होती है। मैंने पे बहुत सारे वीडियोज़ बनाए इसी चीज़ के बारे में। तो थोड़ी-सी अपनी औकात अपनी 2 स्टेप ऊपर ही रखो, जो ठीक है ना? क्योंकि उतनी आप औकात थोड़े आराम से अचीव करते चले जाते हो, धीरे-धीरे उसको अचीव कर लेते हो, है ना? यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, मेरे ना 2003 का वर्ल्ड कप हुआ था। तो अगर आपको याद हो तो इंडिया पाकिस्तान का एक मैच है जिसमें सचिन तेंदुलकर 98 रन मारे थे, शोएब अख्तर ने उसको आउट किया था। उसने उन लोगों ने ना वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर ने ना, उन्होंने ऑफ साइड पे थर्ड मैन के ऊपर से छक्के मारे थे, अगर आपको याद है तो। और उसमें अगले दिन न्यूज़ आई थी कि सचिन तेंदुलकर प्लेड लाइक गॉड। ये अगर आपको याद पता है तो ये बड़ा ही आइकॉनिक मैच है, क्वार्टर फाइनल था इंडिया पाकिस्तान का। और मैंने इस पूरे वर्ल्ड कप में घर पे होस्ट किया था। मैंने ना घर पे डिश लगवाई थी, उस वक्त ना डिश हुआ करती थी, डिश लगवा के स्पेशली 200-250 डॉलर का पैकेज लिया था। और वही वाली बात होती है ना, थोड़ा सा दिलदारी रखनी चाहिए, छोटी छोटी चीज़ ना चिंदी खोरी नहीं करनी चाहिए। लोग ना इससे बहुत मतलब ना चिंदी खोरी नहीं करते। मैं एग्जाम्पल दे दूँ, क्या बताने वाला हूँ। वहाँ पे ना उसी कंपनी में ना बहुत सारे ना परमानेंट एम्प्लॉयज़ थे। अब तो चलो मुझे पता चलता है कि वो बेचारे खुद अपनी घरों से परेशान हो गए एंड ऑल दैट तो बच के आते थे बेचारे। तो मैं अपने घर पे क्रिकेट को होस्ट किया था, राइट। मैंने अपने घर पे क्रिकेट को होस्ट किया था। तो हम लोग एक रूम में बैठ के, फैमिली रूम में बैठ के, सारे ऐसे 15 20 20 25 लोग देखते थे, एक दूसरे को चढ़े होते थे। वहाँ पे चिप्स आ रहे हैं, चाय बन रही है, रात को सब चल रहा है, एंड ना ऐसे करके हमने बड़ा इन्जॉय करते करते हम करते थे, राइट। तो 2003 का वर्ल्ड कप देखा, तो उसमें चिंदीखोरी यहाँ पे आई थी कि सबने बोला कि थोड़े पैसे हम भी देंगे। मैंने कहा नहीं, हमें किसी से पैसे नहीं चाहिए। मैं और मेरा एक दोस्त है, हम दोनों मिलकर बस कर दिया था सारा। तो उन्हीं में से एक बंदा था, मैं नाम क्या लूँ, सैन डिएगो बोला मैंने, कंपनी का नाम तो नहीं बोला ना, चलिए मैं राजू राजू करके बंदा था। मेरी उससे दोस्ती में उनको वो ना, वही तो चक्कर है ना, लोग ना मतलब एक डिफरेंट नज़र से दिखते हैं, वो कहते हैं यार बंदा ठीक है ये, मतलब। तो राजू साहब इज़ इनका अपना बड़ा एक रोल है अपनी लाइफ में। क्योंकि क्या हुआ कि मैंने इनको बोला यार, एक दिन इन्होंने अपनी कंपनी मुझे किसी पता चला, इन्होंने अपनी कंपनी खोली थी, कंसल्टेंसी थी, चलाई थी, और फिर उन्होंने बेच बूझ दिया था उसको 2003 में ही। मैंने एक दिन उनसे बोला, तो कहते हैं हाँ। तो मैं, वो ना बड़ा ही प्राइवेट बंदा था, कुछ बताता नहीं था, लेकिन मेरे से बात कर लेता थोड़ी बहुत। वही मैं बता रहा हूँ ना, लोग ना थोड़ा सा बस, वही लोग ना चज्ज के लोगों से बात करना पसंद करते हैं। फालतू लोगों से ना कोई बात करना पसंद करता नहीं है। जो बंदा चिल्लर खोड़ी करता हो हर दूसरे दिन, उससे ना कोई बंदा बात करना पसंद नहीं करता। मैंने तो बस बता रहा हूँ, कई चीज़ें मेरी एक बड़ी फेवर में काम करी। ऊपर वाले का हाथ था। अपन ने तो कोई कार्ड्स वगैरह ठीक नहीं चले थे, बस अपने कार्ड्स ठीक ही पढ़ते जा रहे थे। तो यहाँ पे मैंने उसको एक दिन बोला कि यार H1 पे कंपनी खोल सकते हैं। देन ही सेड, हु टोल्ड यू। मुझे अभी ये डायलॉग याद है। तो मैंने कहा अच्छा खोल सकते हैं। कहता नाउ इट्स अप टू यू टू फाइंड आउट। ये बंदा बड़ा, मैं बताया ना, बंदा बहुत ही वो था, क्रिप्टिक भी था और बड़ा वो था, मतलब अच्छा बंदा था, मतलब पर प्राइवेट था बंदा, बताता कुछ नहीं था। तो इस लाइन ने मतलब मेरे को एकदम से झंझोड़ दिया कि सच में देयर इज अ वे। तो मैंने पता करना स्टार्ट किया कि हाँ यार, तुम एक ग्रीन कार्ड होल्डर की पार्टनरशिप में कंपनी खोल सकते हो, दिस एंड दैट सारा पता किया। तो वहाँ से स्टार्ट होता है। एंड इन 2003 अक्टूबर मैंने अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट कर ली, ठीक है ना। यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ आती है। यहाँ पे अब मेरी कंपनी में एक तेलुगु मार्केटर होता था, मुझे अभी भी याद है। कहता हर मैं उसको ना एक दूसरे में से बात कर रहा था कि मैं 820 लेते हैं, ये लेते हैं। मैंने कहा भाई तुमको इसमें से कितना मिलता है? कहता मुझे $1 मिलता है। मैंने कहा मैं $1 पर आवर तुमको अपनी अपनी सैलरी से दूंगा। ये क्यों है? कोई नहीं, उसने मेरे को अभी तक कुछ नहीं किया था, मैं फिर भी उसको देता। मैं कहा मैं एक्स्ट्रा दूंगा, तो ही वॉज वेरी हैप्पी। और मैंने सीईओ से बात की कि मेरी सैलरी में से $1 पर आवर, $2000 एवरी ईयर इस बंदे को मिलनी चाहिए, ठीक है ना। तो सुधीर और मेरी अच्छी दोस्ती होगी। सुधीर ही यूज्ड टू मेक $250,000, उसको 2000 से कुछ नहीं पड़ता, पर लिटिल बाय लिटिल, बट ही बिकेम लाइक ही स्टार्टेड रियलाइजिंग कि मतलब कि जो मर्जी कर लो ये बंदा, मतलब मुझे वो अच्छे तरीके से मतलब ट्रीट करता था उसको ये खास बात होगी। तो मिस्टर सुधीर ने मेरी, अब यहाँ पे लाइफ चेंज होती है। मिस्टर सुधीर ने सारा बिजनेस मुझे सिखाया।
ये मिस्टर सुधीर ने मुझे सारा बिजनेस सिखाया। ही इज़ द वन हु टॉट मी एंड एवरीथिंग। इज़ अ तेलुगु गाय। तभी मैं तेलुगु की इतनी रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि तेलुगु ने ही मुझे खड़ा किया अपने पैरों पे। और मैं तो सबको सिखाया कि तेलुगु तेलुगु लोग बड़े हेल्पफुल होते हैं। कहते हैं नहीं नहीं आपस में हेल्प करते हैं, नहीं तुम्हारी भी करेंगे अगर तुम्हें हेल्प लेना आता है। हेल्प लेने के लिए ना ऐसे करना पड़ता है, ऐसे नहीं करना होता। ये मैंने बेसिक चीज़ बड़े पंजाबियों को सिखाई है कि अगर आप हेल्प ले रहे हो तो यार थोड़ा पोलाइटली बात करो, ऐसे ब्लेम करके मत बात करो, जरा रोप चला के मत बात करो, नाइसली पोलाइटली बात करो। बस इतना लोगों को समझाया है। सुधीर ने ही मतलब पूरा बिजनेस में ट्रेन किया बेसिक। अब ये जब मैंने उसको जब उनको पैसे ऑफर किए थे तो मैंने कभी ये नहीं सोचा ये ट्रेन करेंगे, लेकिन द पॉइंट इज कि मैं शुरू से अच्छा आदमी था। आई वॉज अ गुड पर्सन एंड दैट वर्क टू माई एडवांटेज। ऑलवेज ने मुझे बड़ी हेल्प की। सुधीर ने ही मुझे एक लॉयर से मिलवाया था कि ये लॉयर है, तेलुगु बंदा है, तेरी को तुम्हें कोई क्वेश्चन से पूछ लिया करो। उस बंदे ने उसका नाम था मिस्टर राव। तो आई वांट थैंक मिस्टर राव, क्योंकि मिस्टर राव ने मेरी फ्री में हेल्प की थी। राइट, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है क्योंकि मिस्टर राव ने मेरी फ्री में हेल्प की थी। मैं भी मुझे समझ में आ रहा है कि कुछ बताता नहीं है जिस देश में, तो मिस्टर राव ने जो किया था नाउ इट आई वैल्यूड मच मोर। सो कभी मैं वैल्यू करता हूँ, पर उस मैं बहुत करता हूँ। मिस्टर राव की खास बात यह, अगर उनसे कोई भी क्वेश्चन पूछोगे ना, सारा क्वेश्चन करके फ्रेश ईमेल बना के, उसमें कोई सब्जेक्ट नहीं होगा, सिर्फ आपको आंसर लिख के नीचे 2 लाइनों में 2 वर्ड्स में लिख के दे देंगे। मुझे अभी उनकी ईमेल याद है। उनकी ईमेल आई डेलावेयर एलएलसी। मैंने उनको पूछा कि किस तरह की कंपनी होनी चाहिए, कहाँ खोलनी चाहिए। डेलावेयर एलएलसी। अब अपने पास सामने क्लियर फरमान था कि डेलावेयर एलएलसी खोलनी है, डेलावेयर एलएलसी। तो अपन ने डेलावेयर में एलएलसी खोल ली। समझ रहे हो। उसके बाद ये हो गया 2003 अक्टूबर। मेरे से एड्रेस मैनेज नहीं होता था। देखो हर चीज़ हमने कर करके सीखी है। अब यहाँ पे तो बच्चे आते हैं, हमें कितने लोगों को बताया कि कैसे मेल मैनेजमेंट करो, एड्रेस मैनेजमेंट करो, उसको पता नहीं था। तो घर पे एड्रेस जहाँ पे रहते थे किराए के घर में, वहीं पर लगाने लगे। किसी यहाँ पे वो रहता था एक रूम लेके। 3 महीने बाद मेरी वहाँ से मेरा प्रोडक्ट चेंज हो गया। 4-5 महीने वहाँ से चला गया, सारा मेरा वहीं आई जा रहा सामान। राइट। फिर वो किसने बताया कि वर्चुअल एड्रेस होते, फिर वर्चुअल एड्रेस लिया, वहाँ पे सारी चीज़ें डाली, फिर कंपनी का सामान वहाँ आने लग गया। फिर वर्चुअल एड्रेस कैंसिल हो गया थोड़े दिन बाद। फिर पता चला कि आपको नेशनल चेंज के साथ एड्रेस लेना चाहिए। थोड़े महंगे होते हैं पर वो एड्रेस परमानेंट होते हैं। या कर करके पता चला 2 साल में तुम्हारी मेरे को याद है मेरी वाइफ आ गई थी 2004 5 6 में जाके हमने प्रॉपर एड्रेस लिया था। 6 में जाके लिया था। यस, पहला था हमारा 247 इन मर्फीसबरो रोड। या देखो 3 कंपनी खुली है 2.5 साल बाद, में मेल समझ में आएगी कहाँ मेल मंगानी चाहिए। अब तो बहुत बेटर फॉर्मूले हैं। तो एक एक चीज़ हमने सेट किया कि एक चीज़ का हमारे को ठिकाना नहीं था। तो 2003 अक्टूबर में कंपनी इनकॉर्पोरेट की और हमने काम स्टार्ट किया। मुझे भी याद है, मैं वेस्ट कोस्ट पे रहता था, सैन डिएगो में। मैं ना सुबह सुबह उठ के बंदा लगाने की कोशिश करता था, ईस्ट कोस्ट पे कॉलिंग करके। बंदे कौन थे यार, मैं याद की कोशिश कर रहा हूँ, बंदे कौन थे सैन डिएगो में। फिर मैं चला गया कॉन्ट्रैक्ट में वाशिंगटन डीसी। ये 2003 चढ़ चुका है अक्टूबर। यहीं पे मैंने वाशिंगटन डीसी में ही कंपनी पहले इनकॉर्पोरेट की थी, डेलावेयर। मैं बोला एड्रेस वही था। और वहाँ पे भी यही होता है कि मैं मतलब शाम को आके 2 बजे जल्दी आके, क्योंकि कैलिफोर्निया में 2 बजे होते थे, मैं वेंडर्स को कॉल करने की कोशिश करता होता था। तो सुधीर मेरा अब दोस्त बन चुका था। पर तो सुधीर ने मुझे बोला कि ये तरीका नहीं है, तू प्रॉपर बंदे रख, प्रॉपर ये सब कुछ कर। तो उसने मुझे सिखाया। उसने मुझे बोला कि अगर तुझे करना है तो इंडिया जाके खोल। हमारी कंपनी को भी ज़रूरत है इंडिया में बंदों की। तो अगर तू इंडिया में खोलता है तो इंडिया में तेरे को पूरा गाइड करूँ। मैं इंडिया चला गया। तो फरवरी 2004 में मैं इंडिया गया और मैं शादी बना के अगस्त सितंबर में आया। बीच में गया था एक आधी बार वापस अमेरिका, बड़े बड़े तौर पे मतलब इंडिया में। अब जब मैं इंडिया में था, मैंने कंपनी के ऊपर 6 महीने मैंने ऑफिस खोला, मैंने इंटरनेट लगवाया, ये किया वो किया, और मैंने कंपनी चलाने की बड़ी कोशिश की। 6 महीने तक मैंने 2 बंदे हायर किए। एक कविता जी हायर किए, एक और बंदा हायर किया था, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ। तो राइट, अब क्या होता है, फिर मेरी मैरिज हुई। मुझे ये भी याद है, मेरी वाइफ भी मेरे ऑफिस आते थे और देखते थे। वो लोग बड़े इंप्रेस होते थे, ये अमेरिका से आया है और अपना ऑफिस खोल रहा है, अपनी कंसल्टेंसी खोल रहा है।
और हमारे भी सपने बड़े थे, मुझे भी याद, हम पर्दे लगा रहे थे, मैं और मेरा दोस्त। अच्छा, मेरा एक दोस्त था बचपन का, वो मेरा पार्टनर बन गया। तो उसने तो 3-4 महीने बाद क्विट कर दिया। लेकिन उस वक़्त हम दोनों पर्दे जब लगा रहे होते थे ना उस ऑफ़िस के, मुझे अभी याद है, तो हम दोनों बात करते होते थे कि एक दिन इन्फोसिस बनेगी। हमने वीडियोज़ बनाए थे, मेरे पास कैमकॉर्डर होता था, शायद अभी मिल जाए वो कैमकॉर्डर वाला मिल जाए, यू नेवर नो। तो सारा मिला के ये एक लाइफ़ का मतलब चीज़ था, और फिर यहाँ पे हम बड़े एक्साइटेड थे, पर बंदे-बुंदे नहीं लगते। मैं इस वक़्त की बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ आपको सुनाता हूँ कभी-कभी, कि मेरे को ना पता ही नहीं था कि कौन-सा चीज़ बिज़नेस सीक्रेट होता है, कौन-सा नहीं। मैं छोटी-छोटी चीज़ों को सीक्रेट मानता था। होता है ना, ये जॉब वाले बंदे जब बिज़नेस में आते हैं ना, उनको हर चीज़ सीक्रेट लगती है। उनको लगता है ये तो किसी को नहीं बतानी मुझे। आई रिमेंबर, मैंने ट्रेनर हायर किया, वो सीबल को इंस्टॉल करना ही ऐसे समझती थी कि पता नहीं वो मुझे बस सिखाना चाहती, सीबल कैसे इंस्टॉल किया। $10 फेंके तो कोई भी कर दे बाद में तो। लेकिन फिर वही क्या बताना चाह रहा हूँ ना, कि उनको ऐसे लगता है, जब नया नया बंदा होता है ना, जॉब वाला, जो बिज़नेस में आता है ना, उसको हर चीज़ लगता है मैं बताऊँगा नहीं किसी को कुछ भी। ये होता है, आप लोग भी देखना, ये गलतियाँ आप करोगे। और बिज़नेस थोड़ा-सा, एटलीस्ट जो मेरा फ़ॉर्मूला है, थोड़ा-सा खुल के होता है। क्योंकि अगर आप ऐसे हर कदम पे रुकोगे, आपका एक-एक दिन की कीमत है। मैं आपको सिंपल से शब्दों में बता, कि दिन की कीमत है। जैसे एक बंदा 250 के कमाता है, उसके एक दिन की $1000 को कमा के लेके जाने हैं। मंडे टू फ्राइडे 22 दिन होते हैं। तो अगर 250 के कमाता है, तो 250 के 50 डेज़ होते हैं अप्रॉक्सिमेटली साल में। तो उसको हर दिन का $1000 कमाना है। अगर वो खुद ही रुक जाएगा काम करते-करते, खुद ही बताएगा नहीं, तो $1000 कमा लेगा? सोच-सोच के हर चीज़ करेगा, सोच-सोच, तो $1000 कहाँ से कमाएगा? तो कुछ भी नहीं कमाते। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। तो एनीवे, तो मैं भी सोचता था मेरा बिज़नेस सीक्रेट है, डाइस.कॉम के बारे में किसी को नहीं बताना। अब आप सोचो, जो बंदे मेरे साथ काम करते हैं, हम जॉब लगाने का काम करते हैं, डाइस.कॉम के बारे में अगर बताएँगे नहीं, तो फिर बंदे जॉब कैसे लगाएँगे? तो फिर मेरा पता नहीं क्या प्लान था। तो वही ना, जब बंदा काम करता है, उसका कुछ पता नहीं होता। एक सर्टेन स्केल पे कैसे काम करना है, एक सर्टेन, उसको नहीं मालूम होता। तो एनीवे, तो फिर हम जॉब लगाने का काम से कुछ लगना तो था नहीं, क्योंकि इस तरह से लगाते थे। सुधीर बड़ा एनकरेज करता था, तो टेंशन ना ले, हो जाएगा, हो जाएगा। तो अच्छा, मैंने सुधीर की, मैं वापस आया, मैं डेलावेयर का, मेरा नंबर भी डेलावेयर किया, मैंने डेलावेयर लिया। मेरी शादी हो चुकी थी, पर मैं पहले अकेला आया था महीने के लिए। उस वक़्त सतीश ने मुझे बहुत ग्रूमिंग की, क्योंकि मैं डेलावेयर में उसके पास ही आ गया। वो था वेस्ट वर्जीनिया में से, पर मैं डेलावेयर में, मतलब कंपनी के गेस्ट हाउस के पास आ गया। वहाँ पे मेरा सारा, जो मैंने बहुत ऑर्गेनिक वर्क किया था, तो गेस्ट हाउस में जो भी तेरे स्टूडेंट्स पसंद है, तू देख ले किसको तुझे प्लेस करना है। तो मैं जाता था, मिलता था, मैं कहा किसको प्लेस करूँगा, ठीक है ना। तो फिर दो ऐसे 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 था, मतलब। तो मैंने 2-3 बंदे स्टूडेंट्स पकड़े जो अच्छे थे, शार्प थे। उनमें से एक बंदा था सतीश, मैं पूरा नाम नहीं लूँगा फॉर प्राइवेसी पर्पसेस। तो सतीश को लगाने का मैंने ज़िम्मा ले लिया कि ये लगाएंगे। मैं उसका रिज्यूमे बनाया, ये वो डाला, और जैक्सनविल फ्लोरिडा में, BCBS फ्लोरिडा के अंदर, तो उसकी इंटरव्यू आती है पहले कहीं और, वो फेल हो जाती है। मैंने सुधीर को बताया। अब यहाँ पे सुधीर ने दो मैजिक फार्मूला बताया इंटरव्यू क्लियर करवाने का। कहते तो इंटरव्यू में असिस्ट करना पड़ेगा, उसको कैसे होगी, इसको प्रिपेयर करा प्रॉपरली। आई होप यू अंडरस्टैंड द फॉर्मूला। फुल फार्मूला आपको पता होगा सबको, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि ये फॉर्मूला था। कहता है कि तो इंसिस्ट करना पड़ेगा, नहीं तो उसका इंटरव्यू नहीं क्लियर होगी, सर तुझे पढ़ाना पड़ेगा अच्छी तरीके से, क्वेश्चन आंसर्स एंटीसिपेट कर, उसको पढ़ा, ठीक है ना। मैंने इसको बहुत अच्छे से पढ़ाया सतीश को। तो मेरी इंटरव्यू क्लियर हो गई। तो इधर मेरी वाइफ की मेरी लाइफ में एंट्री होती है, और उधर सतीश भाई की इंटरव्यू क्लियर हो गई। एक आधे दिन में मेरी वाइफ आ गई। अच्छा, मैंने अपार्टमेंट ले रखा था, सुधीर उसका किराया देता था। देखो यहाँ पे एक अच्छी चीज़ है कि देखो, जो मर्जी कह लो, कि लोग, मतलब ना, सम गुड पीपल हैव मेट मी, और उन्होंने ना, मतलब मैंने उनकी कदर की और उन्होंने मेरी कदर की। अब यहाँ पे आप लिच्चड़ नहीं हो सकते। मतलब मेरे लिए जो नंबर वन चीज़ काम की ना पिछले 3 साल में, उसके पिछले 3 साल में, कि ना, लिच्चड़ सा और घटिया सा बंदा, और पैसे हर एक रुपये के ऊपर लड़ने वाला बंदा, वो मैं नहीं था। मतलब मेरी गाड़ी जैसे, अच्छा, मेरे अंदर एक सेंस ऑफ वो नहीं आया, सेंस ऑफ प्राइड नहीं आया कि मैं मस्टंग चलाता हूँ। मैं अभी भी मस्टंग चलाता था। मुझे अभी भी एक सीन याद है। मैं किसी दोस्त के यहाँ, मतलब होते थे ऐसे इंसिडेंट्स, मैं किसी दोस्त के यहाँ गया, तो मैंने गाड़ी पार्क की। थोड़ा स्टाइल भी रखता था मैं ना, गाड़ी खोल के पार्क करता था। अंदर आके उससे मिला, उसके आके मैं उससे दोस्त 4-3 दोस्त रहते, उसके आके बैठा, मिला मिला और काम करने लग गया और बातें करने लग गया। उसके दोस्त ने ना, उन्होंने ऐसे बर्तन मांजा था या खाना बना रहा होगा, किचन से बाहर देखो, तो ओ माय गॉड, लुक एट द कार यार, ओ माय गॉड, लुक एट द कार गाइस। सारे लाइन लगा के देख रहे हैं, वाह 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 क्या गाड़ी है। मैं भी देखूँ, मैं कहा, सालों
तो अपन की गाड़ी है भाई। वो सारे ऐसे हुए हैं भाई, वो लाल रंग की मस्टैंग थी अपनी यार, कन्वर्टिबल, खुली रखी रखते खड़ी पार करके आता था। अंदर से उसका बेज कलर का उसका इंटीरियर था, लेदर इंटीरियर, क्या बात है। तो बंदे बड़े इम्प्रेस होते थे। ये बात हुई, ये जो मैंने बात है 2005-4 की बात है। तो ये बोली तो, क्योंकि वो बंदा जो मेरा दोस्त था 2004 में था, वो गेस्ट हाउस में था। और बताता हूँ, एक तो ये, एक बार मैं एबर्ट लैब्स में था, तो एक दिन मेरी गाड़ी खड़ी थी, वही खुली गाड़ी। तो एक क्या ना गोरी, मैं नीचे आया अपने मेरे घर के ना, किसी दोस्त के घर पे लाऊंगा। तो मैं नीचे आया, देखा गोरी खड़ी मेरी गाड़ी के पास। तो रिजी रोड कार ने कहा हाँ जी। अब साला देसी बंदा इंडिया से आया है, जो उसको पूछता नहीं, देना नहीं। यहाँ पे गोरी पूछ रही है, "हाँ, तुम्हारी गाड़ी है?" मैं कहा हाँ। कहती कैन आई टेक अ राइड। बेवकूफ़ तो था ही दुनिया भर का, मैं दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ था। ये नहीं पता होता है अमेरिका इंडिया के लोगों को, नहीं पता होते रूल्स वाल्स की, नहीं चलाना, डर नहीं लगता उनको। कहते हैं ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने उसको यार पूछा भी नहीं तेरे पास लाइसेंस है नहीं है, उसको गाड़ी चलाने दे दी। कैन यू इमेजिन अराउंड द कॉम्प्लेक्स। और ठीक है देसी बंदा, उस हिसाब से देखा है तो बड़ा वियर्ड है कि कैसे, मतलब। लेकिन इस तरह से देखो यार, देसी बंदे की किस्मत खुल गई, गोरी गाड़ी चला रही है, बगल में बैठे हैं। राइट। तो बॉडी तो आपकी ना माइंड को ग्रूम करने वाला, उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने वाला ना, बहुत सारे इंसिडेंट्स होते रहते थे। ये गाड़ी ने मुझे बहुत ज़्यादा मतलब ग्रूम किया। वापस हम 2004 में चलते हैं। अब 2004 में मैं मतलब पहली प्लेसमेंट कर चुका हूँ। अब यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। सुधीर बेसिकली राजू के लिए काम करता था, ही वॉज एन एम्प्लॉय। जो राजू था वो ओनर था। तो राजू ने धोखा किया, कोरा कोरा धोखा। कैन यू इमेजिन, कोरा धोखा। लेकिन ये मैंने कई बार बताया, मैं धोखे की मतलब उसने बेसिकली, मतलब क्या बोलूँ, उसने मतलब ही स्टॉप पेइंग मी आफ्टर 3 मंथ्स, जब अपनी डील हुई थी। तो अब क्या होता है कि अब मैं मतलब यहाँ पे सबको समझाता हूँ कि जब तुम बिजनेस करते हो ना, तो धोखा धोखे थोड़े बहुत होते हैं, तो मैंने टेंशन नहीं लेनी चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे साथ जब धोखा हुआ, तो मैंने कहा चलो अब मैं अपना ही करूँगा यार। फिर कंपनी तो अपनी खुली पड़ी थी 1.25 साल से। तो अपन ने क्या किया कि अपनी ऐड डाली, अपने रेफरेंस से अपने 5 बंदे हायर किए, अपना गेस्ट हाउस लिया, उसके अंदर बंदे रखे और उनको जॉब लगाने निकल पड़े। यहाँ पे मेरे पास हैरी टपकता है, पहला बंदा हैरी सिंह, जो मेरी वेरी फर्स्ट प्लेसमेंट थी ऑफ विद माई ओन कंपनी। तो हैरी सिंह की जॉब लग गई। ठीक है ना, दैट्स अनदर स्टोरी। वो जो जॉब लगी थी उसकी, हैरी की, तो वो उसको ज्वाइन नहीं कर पाया क्योंकि उसकी IBM में परमानेंट जॉब लगी और वो वहाँ चला गया। तो बट फिर भी मेरी पहली प्लेसमेंट वो थी। फिर वहाँ पे एक आधा बंदा और लगाया। जब और लगाया, देखा कि पैसे तो है नहीं उनको देने के लिए, उनकी सैलरी देनी है। यही तो ना, मतलब आपका बिजनेस चल गया है, फंड फ्लो बेसिस पे यू आर गुड, वेरी वेल पोजिशन, लेकिन आपको पता नहीं कैश फ्लो कैसे काम करता है, कि अगर आपका फंड फ्लो अच्छा है तो आप उसको कैश फ्लो अच्छा कर सकते हो लोन लेके। अभी बेसिक सी चीज़ मिस हो रही है। लोन लिया होता तो मैं बिज़नेस करता रहता और मेरा बढ़ता रहता आगे, 5 से 15 हो जाते, 10 से होते, 10 से 15, 15 से 20 हो जाते। होता क्या है यहाँ पे एक बड़ी गड़बड़ चीज़ होती है। मैंने जॉब ज्वाइन कर ली, तो आई हैड टू क्विट एंड आई हैड टू स्टार्ट द जॉब। प्रोजेक्ट लेना पड़ा मुझे। यस। अब प्रोजेक्ट लेता हूँ तो फिर बिजनेस रुक गया, कि ये जो बिजनेस है ना बड़ा कुत्ता है, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे 9 to 5 ही होता है, जिस वक्त आपकी जॉब होती है, तो कुछ नहीं आप कर सकते। तो मुझे अभी वो सीन याद है कि जो वेरी फर्स्ट मेरी पहले वो सीन बताता हूँ कि मेरी वाइफ का बड़ा इंटरेस्टिंग सा सीन है। मतलब वेरी फर्स्ट डे जब मेरी वाइफ आती, मतलब आती देखती है, ये लोग मेरे ना बच्चे पढ़ रहे थे उसमें, क्या मतलब मेरे फैमिली रूम में, वहाँ पे मैं उनको पढ़ाता था 9 to 5 सुबह। सुबह पढ़ाता था, सुबह से लेकर शाम तक, और कभी कभी गेस्ट हाउस जाके भी पढ़ाता था। तो कहती ये लोग कौन है, ये क्या कर रहे हो? मैं उनको पढ़ा रहे हैं। कहते पढ़ा रहे हैं, क्या करो? मैं जॉब लगाएंगे। तो मुझे पूछती किसी की जॉब लगी? मैं कहा नहीं, आज तक कभी किसी जॉब नहीं लगी। पर तो कहते पैसे कैसे बनते हैं? सारा उन्होंने मेरे से पूछा, मुझे भी याद, मैंने बताया कि ऐसे वेंडर होता है, ऐसे एंड क्लाइंट होता है, वेंडर होता है, वो पैसे देता है, हम उसमें से कमीशन रखते हैं, फिर उसको दे देते बच्चे को सैलरी।
तो इम्प्रेसिव मॉडल, तो उन्होंने काफ़ी, तो सतीश वो उन्हीं के थ्रू लगा और एक आधा बंदा और लगा। तो मैंने बताया ना मेरी वाइफ़ आ गई, तो मेरी वाइफ़ ने बहुत ज़्यादा एकदम से ना मतलब कि एकदम से हम 1 से 2 हो गए और हमारा विज़न वो सेम था, और एकदम से ना बहुत ज़्यादा शी इज़ वेरी एक्टिव। मुझे भी याद है मैंने कंपनी तो खोल ली थी, सवा साल हो चुका था, लेकिन कंपनी का अकाउंट नहीं था आज भी। तो मैंने पहला अकाउंट खोला। अच्छा, मेरे ना कुछ लेन-देन बाकी था, पैसों का लेना था मुझे किसी से, तो उन्होंने वो सारी शीट्स बना के उसको भेजी, और उस बंदे ने, वो बंदा भी अच्छा था, ऐसा कोई गलत नहीं, वो कहता था यार भाई मैं तुझे पैसे देने को तैयार हूँ, पर मुझे थोड़ा सा तो दे देना, तूने कितने दिए थे, कब लिए थे, क्या हमारा वो बनता, मैंने सारा बना के दिया, उसने मुझे सारे पैसे दे दिए। तो मेरे को पहली बार ही पैसे मिले, अच्छे मतलब पैसे मिले। तो पहली बार में पैसे मिलते थे, बट वो पैसे मिले मेरे, काफ़ी सारे ड्यू पैसे मेरे वापस मेरे को मिले। तो अब ये फरवरी 2005 चल गया और मैं अब जॉब कर रहा हूँ, मतलब मैं कॉन्ट्रैक्ट पकड़ लिया मैंने। तो मुझे अभी भी याद है वहाँ पे क्या होता है, जब वेरी फर्स्ट मैंने उनसे बात की थी भी मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे को थोड़े से ना पहली 2 पेमेंट्स मैं मेरे को इमीडिएटली चाहिए होंगी, फर्स्ट वीक एंड सेकंड वीक की। तो उन्होंने येस की थी, और मैं अभी याद है शिकागो डाउनटाउन में जॉब करता था, और मैं उनके शिकागो डाउनटाउन ऑफिस गया, मैं गाड़ी पार्क की, ऊपर गया, चेक लेकर आया, नीचे लेकर आया, $4000 का चेक हफ्ते का, पैसे अच्छे थे। तो वाइफ कहती है ये क्या है, ये चेक कितने का है, $4000। चार कहती कितने दिन के पैसे हैं, मैं कहा पिछले हफ्ते के। कहती एक हफ्ते कितने पैसे, मैंने कहा हाँ। मैं कहा अपनी बिलिंग इतनी है। कहती है, मेरी वाइफ कहती है तो फिर हम यही क्यों नहीं करते, ये बिजनेस बिजनेस के चक्कर में क्या फंसे हुए हैं। यहाँ से स्टार्ट होता है एक ऐसा टाइम जहाँ पर अगले 6 साल मेरी वाइफ बिल्कुल कन्विंस नहीं थी कि ये बिज़नेस राइट है, पर वो मेरा साथ देती रही, पर वो कन्विंस नहीं थी। कहती यार जॉब में इतने पैसे हैं, 4000 तुम कमाओ, 4000 मैं कमाऊँगी, 8000 हफ्ते के हफ्ते आ जाया करेंगे, अपन को ये बिज़नेस बिजनेस करने की जरूरत क्या है। पर मैं लग रहा, मैं कहा नहीं इसमें बिग मनी है। तो ना सुधीर ना मुझे बड़ा मतलब एनकरेज करता, उसने मुझे बताया कि $5 million a ईयर कमाता था राजू, $5000 एन आवर, $10 million a ईयर कमाता था। तो मैं बड़ा ग्लैमराइज था, मैं कहा अपने को बहुत बिग पैसा बनाना है यार, अपने को ये चिल्लर पैसे नहीं बनाने, $8000 पर वीक, अपने को 80,000 8,000 $8 लाख बनाने पर वीक। तो ये मतलब मेरे को याद है, मैं भाई भाई को समझाया कि नहीं नहीं इसमें बहुत पैसा बनेगा बिजनेस में, तो आप टेंशन ना लो। बट फिलहाल मैंने वाला प्रोजेक्ट किया, फिर दूसरा प्रोजेक्ट किया, फिर 3 प्रोजेक्ट्स कर लिए, और मैं मतलब मेरे अंदर चुल थी अभी भी। अब हम दोनों सेट थे, मेरी वाइफ जॉब कर रही थी, मैं भी जॉब कर रहा था, कांस्टेंट पैसा आने लग गया, हम बहुत अच्छा पैसा बनाने लग गए, और बिजनेस प्रीटी मच सामने से चला गया। अंदर अंदर था। अब यहाँ पे ना बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, यही मेरी लाइफ का एक एक टर्निंग पॉइंट है जहाँ पे मैं बिजनेस की तरफ वापस गया, देन आई केप्ट ऑन इंसिस्टिंग ऑन बिजनेस आफ्टर दिस। अदरवाइज बिजनेस मेरी लाइफ से निकल चुका है। वो जो 5 बंदे मैंने हायर किए थे उनमें 2 लग गए थे, उनके प्रोजेक्ट ख़त्म हो गए, वो चले चले गए, ठीक है। और जो बाकी 3 थे वो उनमें से एक मुझे याद है, वो तो उसका कोई वीज़े वूज़े का लफड़ा था जो बाद में पता चला, वो चला गया। एक सिटीज़न था वो वापस चला गया अपने पास, वो तो अपना सिटीज़न ही था, वो तो अपने घर चला गया था ट्रेनिंग के बाद। तो सारा ऐसे काम काम ख़त्म हो जाता है, ठीक है। गेस्ट हाउस डिस्पोज ऑफ हो गया, घर डिस्पोज ऑफ कर दिया डेलावेयर में, और हम अपना आराम से, पहला प्रोजेक्ट लगा हमारा शिकागो में, फिर दूसरा लगा सैन होजे में, फिर वहाँ चले गए हम, फिर सैन होजे से हम जी में आ गए, अपना शिकागो डाउनटाउन वापस। शिकागो में जब हम काम कर रहे थे, उसके बाद शिकागो के बाद मेरी जॉब लगती है ऑर्गेनन में, न्यू जर्सी। ऑर्गेनन में दिमाग में फिर से कीड़ा चाटता है, क्योंकि बहुत पैसे इकट्ठे हुए थे, ठीक है ना। इंडिया में रियल एस्टेट ले ली थी मैंने, रियल एस्टेट लेनी स्टार्ट की, वो सारी रियल एस्टेट कंडम निकली, यूजलेस निकली। अगर अच्छी रियल एस्टेट ली होती तो अगर वो उसी वक्त 50 लाख रुपए का एक कनाल का कोठी मिलती थी, जिसकी वैल्यू आज 20 करोड़ है। तो इतने पैसे होते, अगर वो छोड़ो गोल्ड ही ले लिया होता तो उस वक्त का गोल्ड $400 पाउंड था, अभी $4000 पाउंड है, डॉलर का आउंस है, तो 10 गुना तो डॉलर वैल्यू हुई होती। बस पता कुछ नहीं था। अब वही तो सारे मैं आपको सारे समझा रहा हूँ फेलियर पॉइंट्स, कि जो जो चीज़ें इग्नोर हैं वो सारे समझाता हूँ। 401k में भी नहीं डालता था पैसा मैं इतना रूटीनली, मैं बाद में जाके उसको फिर मेकअप किया था, मैं मतलब सारा डाला अलग और उसको कॉम्पनसेट किया, लेकिन पहले तो नहीं डालता था शुरू में। तो ये बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हुई। फाइनेंशियल प्लानिंग वगैरह कुछ मिसिंग थी, सारा पता भी नहीं था, तो इसीलिए मैं आपको बताता हूँ फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ज़्यादा, वो बाकी लाइफ चेंज कर देगा। अराउंड 40 40 50 45 इतना पैसा होगा जो आप चाहे जितने मर्जी हाथ पर मारो उतना पैसा होगा ही नहीं आपके पास।
जहाँ फाइनेंशियल प्लानिंग और 401k वगैरह में डालने से आएगा। तो यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट होता है जिससे मैं स्टार्ट हुआ था। एक दिन मुझे हैरी की कॉल आती है। याद है, मैंने फर्स्ट प्लेसमेंट ऑफ माई लाइफ थ्रू माई कंपनी। तो हैरी ने मुझे बोला कि यार गौरव, मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ, मेरे को ना ये आईटी में जाने का बड़ा मन है। मैं कहूँ तेरी आईबीएम का जॉब का क्या? मैंने कहता हूँ मैंने छोड़ दी थी 6 महीने बाद, ये ब्ला ब्ला ब्ला, मेरे को पसंद नहीं आ रही थी, वो वेयर हाउस में जॉब थी, दिस एंड दैट, पता नहीं क्या जॉब थी। तो मैं बोला फिर तू है कहाँ? कहता है यार मैं न्यू जर्सी में। मैं न्यू जर्सी में? तो मैं भी न्यू जर्सी में रहता हूँ। कहता है न्यू जर्सी में? तुम कौन से शहर में? मैं कहा मैं एडिसन में हूँ। कहता मैं भी एडिसन में हूँ। वाह यार, दोनों सेम है। मैं कहा एडिसन में तुम कहाँ पे हो फिर? एडिसन में? कहता है एडिसन में इस कॉम्प्लेक्स में रहता हूँ। मैं कहा मैं भी इसी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में हूँ। तो कहता कौन सी बिल्डिंग नंबर है? मैं कहा ये बिल्डिंग नंबर है। कहते मिलते हैं, चल मिलते हैं। इमीडिएटली हम मिले। तो हैरी सिंह ना रब नूं मनण वाला बंदा, भगवान को मानने वाला बंदा था बड़ा। कहता ये ना कोई बहुत बड़ी चीज़ होने वाली है हमारी लाइफ में, दोनों की लाइफ में। ये बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है, इतनी बड़ी दुनिया, इतना बड़ा कंट्री। तू 4 शहरों में रह चुका है ऑलरेडी गौरव, और मैं भी 4 शहरों में रह चुका हूँ। हम दोनों यहाँ पे इकट्ठे एक ही अपार्टमेंट में, एक ही स्टेट में, एक ही शहर में, एक ही सिटी में, एक ही अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में बैठे हैं, राइट। एंड हम दोनों ऐसे मिल रहे हैं। ये ज़रूर कोई ऊपर वाले की वो है कोई यहाँ पे, और ये सच में मतलब मैं मानता हूँ यहाँ पे एक प्लानिंग काम कर जाती है ऊपर वाले की। तो हैरी कहता है, वही हैरी का तो रोना थी, मेरे को जॉब दोबारा दिला दे। मैं क्या, मैं तो बंद करता है सारा काम कुम जा। कहता नहीं तो मैंने मेरे लिए कर ला बस। तो मैंने अब थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना स्टार्ट किया फिर से। कंपनी तो खुली हुई थी, तो मैंने हैरी को पढ़ाया। अब हैरी ने ना विद इन अ डे नई सी शर्त रख दी कि 3 हफ्ते के अंदर अंदर तुमने अगर मुझे लगा दिया तो ठीक है, नहीं तो मैं फॉरएवर के लिए आईटी को छोड़ दूंगा और आईटी को त्याग दूंगा, और मैं अपना चुपचाप इधर चले जाऊंगा, इस तरफ चले जाऊंगा, मतलब मैं गैस स्टेशन में चले जाऊंगा। अच्छा, उसने उस बीच में गैस स्टेशन पे भी काम किया था, बताया ना, आईबीएम में भी था और गैस स्टेशन में भी काम किया था। तो कहता मैं फिर गैस स्टेशन चले, फिर मैं मुड़ के कभी आईटी की तरफ नहीं देखूंगा। और आज भी वो क्रेडिट देता है कि आईटी के अंदर रखने का जिम्मे तो नहीं लिया था। मैं चल 3 हफ्ते में लगाते हैं। उसकी एक इंटरव्यू लगती है टेक्सास में, वो अच्छी चली जाती है, टेलीफोनिक इंटरव्यू। आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड कि टेलीफोनिक इंटरव्यू थी तो कैसे उसकी क्लियर हुई होगी, क्या क्या होगा, सारा बताया था। बहुत पढ़ाना पड़ता है, बहुत काम कराना पड़ता है, सारा बताया था आपको। आई एम श्योर यू नो वट वॉज द टेक्निक दैट वी यूज्ड। अब होता क्या है, मुझे भी याद है, उन्होंने कहा कि ना हमें ना बंदा ना, हम उसको एक बार इन पर्सन इंटरव्यू करना चाहते हैं। बड़ा दिल मेरा दुखा। तो टेक्सास में इंटरव्यू थी, हम न्यू जर्सी रहते थे, उसकी टिकट बुक करा के उसको वहाँ भेजने का सिस्टम बना लिया। और वो फ्राइडे, इट वॉज ऑन अ सर्टेन फ्राइडे, एंड दैट फ्राइडे वॉज द लास्ट डे ऑफ हिज 3 वीक पीरियड। वो पहुँच गया वहाँ पे, हमें टिकट बुक कराई थी, वहाँ पहुँच गया और उसने वहाँ पे जाके इंटरव्यू दी। और मुझे अभी याद है, वो कहता है मेरी इंटरव्यू आ रहा है, तो बड़ी बेकार गई, मैं तो सिर्फ बोलता रहा। मैं उसको बोला था कि हाँ गाइज, आपके लिए इंटरव्यू एक बड़ा इंपॉर्टेंट, जो लोग कहते हैं ना इंटरव्यूज, मैंने इतनी इंटरव्यूज दिलवाई है, 10,000 इंटरव्यूज दिलवाई है। तो मुझे बहुत अच्छे से पता है, बट आई एम टेलिंग यू गाइज, कॉन्ट्रैक्टिंग इंटरव्यूज हैं, परमानेंट जॉब की नहीं है। आप ना डिसकॉन्फिडेंट ना लगो, आपको क्वेश्चन पूछे वो हाउ डू यू डू दिस थिंग, म्यू म्यू म्या 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 म्या, कन्फ्यूज से वैसे ना, कॉन्फिडेंटली बोलो। आपको नहीं भी आता ना, आप बोलो कि मुझे ये आता है, पर आई अंडरस्टैंड दीज एस्पेक्ट्स। तो मैंने हैरी को ये टेक्निक बता के भेजी थी कि तेरे को एक क्वेश्चन पूछे तो तूने जवाब जरूर देना है, ये नहीं कहना मेरे पास कोई जवाब नहीं। वो जो AWS आर्किटेक्चर में, मतलब मैं एग्जांपल देता हूँ, आज की डेट में सीवल के अंदर बात कर लेते हैं कि सीवल में ई स्क्रिप्ट लिखी है कि ना, ई स्क्रिप्ट नहीं लिखी, पर मैंने समझी हुई है, मैंने पढ़ी हुई है, मेरे को आती है, और मैं समझने की शक्ति रखता हूँ। अगर मुझे सामने आएगी तो मैं समझ लूँगा, और लिखने के बोलोगे मैं वो भी कर लूँगा। तो ये देखो, ये आंसर होना चाहिए। आपने किया कुछ नहीं है, लेकिन अब आप बोलो ऐसे, कॉन्फिडेंटली बात करो, और एक मतलब अच्छे तरीके से बात करो। तो कहता मैंने ना यही दिमाग लगाया था भी। और एक मेरा उस वक्त होता था टेक्निक होती थी, अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछने तो आपने 4 आंसर देने हैं। 2 क्वेश्चन उसने नहीं पूछे, उसके साथ साथ आंसर दे देने आप। और आपकी एक और टेक्निक होती थी, ऐसा होना चाहिए भी आप नॉलेज के अंदर ना, आपके अंदर वो है, नॉलेज उबल रही है, नॉलेज आपके अंदर उबल रही है, इतनी नॉलेज आपको समझ आ रहा है क्या क्या बोलूँ, तो आप बहुत कुछ बोलो, राइट। वही ना, एक क्वेश्चन पूछे तो 4 आंसर देने हैं। वो बोले तुमने सीवल के अंदर कभी, मैंने बैच इंटरफेसेस पे काम किया, मैंने उसके साथ क्या क्या नहीं किया, मैंने अकाउंट डेटा भी माइग्रेट किया, मैंने कॉन्टेंट डेटा भी माइग्रेट किया, मैंने ये भी माइग्रेट किया।
मैंने यार तो आपको नहीं मालूम मैंने इस रेफरेंस का सारा उसकी मैपिंग की है ऐसे करके समझ मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे करके मतलब मैं मतलब कि आपने आंसर देना है। तो ये टेक्निक उन्होंने मतलब की। कहता मैंने ये टेक्निक बड़ी ध्यान से फॉलो की गौरव भाई, और मैं घंटे की इंटरव्यू थी, घंटे 2 घंटे की एक इट्स मेन इंटरव्यू थी, एक टेक्निक होने से और भी बहुत बड़ी सारी इंटरव्यूज थी। कहता उसके अंदर मैंने बहुत यही किया। तो 4 बजे हैं शाम के और हैरी मुझे बोल रहा है गौरव भाई मैं एयरपोर्ट पहुंच गया वापस आने के लिए, इंटरव्यू अपनी फेल है, अपना बहुत बेकार गई इंटरव्यू, अपने कुछ आता तो था नहीं, तो उतना नहीं आता था कि हम उसको इम्प्रेस कर सकें, थोड़ा बहुत पढ़ा तो था ही बट उसको कुछ नहीं आता था। मैं तो वापस आ रहा हूँ बस, अब मुझे लगता है मेरे को कैसे बंद करना पड़ा। 4:30 बजे वेंडर की कॉल आती है कि योर कैंडिडेट गॉट सिलेक्टेड। 5 बजे की डेडलाइन थी। सो यहाँ पे मेरी लाइफ का एक नया चैप्टर ऐड होता है। हैरी ने कहा कि मेरा बिल रेट कितना है। मैंने उसको हैरी को बोला था मैं $50 दूंगा उसको, तो मेरा 75 था। हैरी कहता है तू $25 रख, तूने यू डिज़र्व इट। तो हैरी बहुत एक ऑनेस्ट बंदा था, मैं बताया ना भगवान को मानने वाला था, तो एक ऑनेस्ट बंदा था। तो उसने मेरे कभी पैसे पे नज़र नहीं डाली। उसने कहा तो मेरे अच्छे मोटे पैसे बने $25 पर आवर, और ये प्रोजेक्ट 2 साल चला। यस। तो यहाँ पे एक स्टार्ट हो गया कि मेरे को पैसे दिखे हैं, मतलब दिखने लगे। अब यहाँ पे हैरी के बाद मेरे को अभी भी याद है, मैंने एक अमित करके एक बंदे को लगाया था जॉब पे, एक श्रीधर काली दंदी करके बंदे को लगाया था, मैंने एक आधे और बंदे को भी ट्रेन करना स्टार्ट किया, पर वो लगे नहीं। लेकिन दिमाग में कीड़ा हो गया कि पैसे आते हैं। 6 महीने हो गए, हैरी के पैसे बहुत सारे पैसे आए, 25-30 हज़ार डॉलर आ गए। उस ज़माने में बहुत बड़ी रकम होती थी ये, इंडिया के अंदर आधा इंडिया खरीद सकते थे तुम इससे पैसों में मैं भी कमा रहा हूँ, मेरी जॉब भी चल रही है, मेरी वाइफ की जॉब भी चल रही है, और इधर से हैरी के भी पैसे आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, हमने हैरी का H1 फाइल किया था एक देसी लॉयर के साथ, और वो हमारा H1 रिजेक्ट हो गया। देसी लॉयरों का कुछ वो तो होता नहीं है। अब क्या होता है, यहाँ पे एक नई डायरेक्शन लेते हैं, और रिजेक्ट हो गया। हैरी को बहुत बुरा लगा, हैरी ने अपना H1 किसी और के से करा लिया, और हैरी हमारे साथ एज ए C2C कॉन्ट्रैक्ट काम करने लगा। नॉट अ बैड अरेंजमेंट फ्रॉम आवर परस्पेक्टिव, पैसे अच्छे आ रहे थे। लेकिन मैं तुम्हें एक बताना चाहूँगा कि यहाँ पे हमने जो सारी फर्स्ट मिस्टेक जो हमने कभी आपको नहीं करनी थी, हमने गोरा लॉयर पकड़ा इस बार। तो वो भी सुधीर नहीं दिया था। देखो सुधीर, देखा सुधीर का सारा रोल है हर चीज़ में। तो हमने वो गोरा लॉयर के साथ काम करना गोरी लॉयर के साथ काम करना स्टार्ट किया, और वो आज भी मेरी वही लॉयर है, 20 साल हो गए। मेरी लॉयर नहीं, मेरी ये लॉयर जो है मैजिशियन है, मैजिशियन। मैंने इतने कॉम्प्लिकेटेड केसेस को हैंडल करते देखा ना, यू कांट इमेजिन। तो मैं तो उसको वर्शिप करता हूँ। इसी कारण मेरा आज तक भी एक भी H1 रिजेक्ट नहीं हुआ, मेरा आज तक एक भी ग्रीन कार्ड रिजेक्ट नहीं हुआ, मेरा आज तक एक भी LCA पर्म और I-140 और 485 रिजेक्ट नहीं। 40 तक हमारा होता है, 485 तो बच्चे का खुद का होता है, बट द पॉइंट इज हमारे कंसल्टेंट्स बहुत सेटिस्फाइड है कि उसने सारे कॉम्प्लिकेटेड केसेस भी निकाल लेती है, ये उसकी खास बात है। ठीक है ना। यहाँ पे अब मैंने बहुत बंदों को, पर अमित ना प्लेस हो गया था, वो भाग भूग गया था, कुछ ऐसा हुआ था। कोई कोई ना सैंडियो में कंपनी थी, इनविट्रोजन ऐसे उसका नाम था, कोई बायो फार्मा की, बायो रिसर्च की कंपनी थी। वो भाग भूग गया था। तो अब तो पहले तो मुझे समझ नहीं आता था कि क्या हुआ होगा, वो भागा था बेसिकली। अब तो मुझे क्लियर है कि उसने क्या किया था। एनीवे, तो श्रीधर की जॉब नहीं लगी थी। वहीं पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सीन है कि मतलब मैंने पहली बार देखा कि IT की सैलरीज बहुत ज़्यादा है। एक बंदा केमिकल इंजीनियर अपनी वाइफ के साथ आता है कि उसकी वाइफ को जॉब लगा दो एंड ऑल दैट। तो मुझे भी याद है, मैंने कहा हम उसको $20 एन आवर देंगे। उसकी वो हो गया, मैं कहा वैसे एकदम से ज़मीन सोच गया $20 एन आवर। मैं सर इससे एक पैसा ज़्यादा नहीं देता, हमारे बड़े खर्चे होते। कहता नो, ये तो बहुत ज़्यादा है, मैं केमिकल इंजीनियर, मेरी तो सैलरी 50 की है, आप तो मेरी वाइफ को 56 की ऑफर कर रहे हो। मैंने कहा भाई IT में इतने पैसे होते हैं। तो बंदा वो थोड़ा सा, मुझे याद है उसका खाना खुना भी खाने गए थे। यहाँ पे हम नई किस्म के लोग थे। अब हम लोग चाहते हैं नेचुरल। यहाँ पे सारा कुछ चेंज हो जाता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम करते हैं एक ऑफिस, एक लेते हैं गेस्ट हाउस, और एक लेते हैं अपना अपार्टमेंट। हम अपने अपार्टमेंट रहते हैं, गेस्ट हाउस है, और हमारे पास एक ऑफिस है। और यहीं पे हमने अपना पहला घर भी खरीदा। 2006 लग चुका है, हम अगस्त में बैठे हैं, और ये पहनता हूँ मैं पुखराज भी फर्स्ट टाइम। ठीक है। तो यहाँ पे आता है कि ऑफिस से ही बरकत आती है। जब आप सुबह से उठते हो, ऑफिस जाते हो ना, आपके लाइफ में एक डिफरेंट किस्म की वो आती है। लोग भी आपको डिफरेंट किस्म से देखते हैं, और लोग आपके साथ डिफरेंट किस्म एसोसिएट करते हैं। मैंने यहाँ पे बंदे हायर करने स्टार्ट किए। अब यहाँ पे मैं एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर जाता हूँ अपनी लाइफ की, जो कि मैंने सबको रोका है। मैं GC होल्डर सिटीजन्स को वो करने लग जाता हूँ, उनकी प्लेसमेंट्स का काम ले लेता हूँ।
जो भी बहुत मुश्किल होता है। वो आसान बड़ा होता है, वीज़े का लफड़ा नहीं होता, लेकिन जॉब तो लग जाती है और पैसे नहीं बनते, वो पैसे नहीं बनाने देते आपको, भाग भूग जाते हैं। जिसकी जॉब नहीं लगी वो आपको गालियाँ देने लग जाता है, जिसकी जॉब लग जाती है वो आपसे काम कराता है बहुत ज़्यादा, जब काम सबको सेट हो जाता है भाग जाता है, पैसे नहीं बनते। प्लेसमेंट्स का काम कभी ना करो, जैसे सिटीजन्स को उनको प्लेसमेंट काम करने का काम, तो मैंने डिवीजन ही बंद कर दी जैसे होल्डर्स और सिटीजन्स को, जो प्लेसमेंट प्लेसमेंट एजेंसी का काम ही बंद कर दिया बेसिकली इस चक्कर में। तो प्लेसमेंट एजेंसी का काम कभी नहीं करना चाहिए इस कंट्री में। तो मैंने ना एक बंदा हायर किया और एक ओपीडी का बंदा हायर किया। मेरे ओपीडी के बंदे ने मुझे बहुत पैसे बना के दिए। उसका बिल रेट 65 था और वो $25 एन आवर लेता था और $40 पर आवर मेरी इनकम होती थी। ठीक है ना, तो वहाँ से अब यही ना थोड़ी थोड़ी सी सक्सेस हाथ लगने लगी। तो पहले हैरी के पैसे आ रहे हैं, अब ये वाला बंदा भी लग गया, इसके भी पैसे आ रहे हैं। यहीं पे मैंने ग्रीन कार्ड होल्डर्स की पूरी फौज तैयार की, 20 बंदे मैंने ग्रीन कार्ड होल्डर्स लिए, उसमें से 2-3 H1 के थे, बाकी सारे ग्रीन कार्ड होल्डर्स थे। अगर आपको मैंने कभी बताया है तो ये लोग ना, मेरे को कोई वो मिल गया था ग्रुप, एक दोस्त बन गया था मेरा, तो वो पाकिस्तान से था। तो वो पाकिस्तानी बंदे ने मेरी बड़ी हेल्प की, उसकी जॉब लगाई, वो बड़ा खुश हुआ, उसने और 20 बंदे रेफ़र किए। वो सारे सिटीजन से, उनमें से एक आधा H1 का था। जो एक आधा H1 का था उसने 2 साल मुझे इतने पैसे कमा के दिए। अब यहाँ पे हमारे 3-4 कंसल्टेंट लग गए इन अनदर 4 ईयर्स, 4 मंथ्स। हैरी भी लगा है, वो भी लगा है, तोशी भी लगा है, तोशी नाम था उस जापानीज़ बंदे का, और ये भी लगा है, ये पाकिस्तानी बंदा भी लगा है, ये जो H1 वाला बंदा, ये जो हाँ सीबल, उसका सीबल टेक ने लगाया था। तो इन्होंने बहुत पैसे बना के दिए। तो यहाँ पे पता चल गया पैसे वाला काम है। ऑफिस खोला, डेली के ऑफिस बैठते थे सवेरे सवेरे। तो यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपना, अगर आप अपना ऑफिस खोलो और वहाँ जाके सुबह सुबह बैठो, बहुत बरकत आती है बिजनेस में। तो यहाँ पे एक प्रिंसिपल मैंने आपको दिया कि जो बंदा बिजनेस को जॉब की तरह करता है ना, वो बहुत सक्सेसफुल होता है। इसका इसी का, जो बंदा जॉब को बिजनेस की तरह करता है वो भी बड़ा सक्सेसफुल होता है। ठीक है ना, तो जो बंदा जॉब को बिजनेस की तरह करता है बड़ा सक्सेसफुल होता है। ठीक है ना, यानी कि अपना काम मान के करें और उसको पूरा चार्ज लगाने की कोशिश करें। देखो बिजनेस, ठीक है ना, मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई एक्सप्लेनिंग कि जॉब्स आर वेरी गुड। इस तरह से जो बंदा बिजनेस को जॉब की तरह करता है ना, वो भी बंदा बहुत सक्सेसफुल होता है। यानी उसको पूरा डिसिप्लिन फॉलो करता है जॉब वाला। सुबह सुबह जाता है, तैयार होकर जाता है, वहाँ जाके बैठता है, जल्दी शाम को वहाँ से निकलता है, तो उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। यहाँ से ये चीज़ स्टार्ट होती है और मैं पहला बंदा लगाता हूँ ग्रीन कार्ड होल्डर, मेरी फर्स्ट प्लेसमेंट इन माई ऑफिस, यूजिंग माई ऑफिस। वो बंदा निकलता सवा हरामी, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, इट्स प्राइवेट इन्फॉर्मेशन। सवा हरामी, जैसी जॉब लगती है वो बंदा अकड़ के बात करने लगता है। मैं भी थोड़ा नया नया बिजनेस कर रहा था, मेरे को भी समझ आता कैसे डील करें। अब तो मैं ऐसे बंदों को उल्टा लटका के मारूं, तो उस ज़माने में मुझे नहीं पता था। भाई ज़िंदगी में दोबारा ना कभी मिल जाना। सारी मतलब ट्रस्ट में बिकवा दूंगा सब कुछ तुम्हारा। तो राइट, अभी मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं ही मतलब इस कंट्री का सबसे बड़ा गुंडा हूँ मैं। मेरे हत्थे ना चढ़ जाए भाई, ट्रस्ट मी, तेरे को जेल भिजवा दूंगा मैं, तेरे सारे परिवार को मैं जेल भिजवा दूंगा। क्यों राइट, कहीं तो सोच रहा है ऐसे, ठीक है ना। चल, बस बड़ी बददुआएं दे दी, क्योंकि गलती तुम्हारी नहीं थी, गलती मेरी भी थी, तो इसलिए मैं थोड़ी सी बददुआएं दी हैं, नहीं तो मैं निकल पड़ता कभी ना कभी, तुम्हें ढूंढ के करता। अपना कोल्ड सर ये सारा काट देना, ये सारा काट देना, जो मैंने अभी धमकियाँ सी दी ना, काट देना। तो बेसिकली एक बंदे को ग्रीन कार्ड होल्डर को जॉब पे लगाया। वो बंदा, उस बंदे ने ना, चलो थोड़ी गलतियाँ अपनी भी थी, उनकी भी थोड़ी गलतियाँ उसकी भी थी, बट बड़े बड़े तौर पे उसने कोरा धोखा दिया। तो उसने जब कोरा धोखा दिया तो पता नहीं जो भी है, पर प्लेसमेंट लग गई थी और 1-2 महीने पैसे बनाए थे, पता था पैसे बनते हैं। अब अगला चीज़ स्टार्ट होती है, तो उसी पे पैसे बनाए और वो 20 बंदों में से 10 बंदे प्लेस किए। उन 10 बंदों में से 1-2 बंदे H1 पे थे, वो बंदों ने खूब कमा के दिया 2 साल, तो पैसे बन रहे हैं। ठीक है, अब क्या होता है, उस ग्रीन कार्ड होल्डर ने केस दाग दिया। ये ऐसे ही होते हैं ग्रीन कार्ड होल्डर। कभी भी प्लेसमेंट एजेंसी का काम मत करना गाइस, क्योंकि वो प्लेसमेंट एजेंसी का काम होता है ना कि आपने उनको, क्योंकि उनको तो वीज़ा की जरूरत ही नहीं है, तो ग्रीन कार्ड होल्डर सिटीजन है, उनको तो आप सिंपली बस प्लेस करते हो। प्लेसमेंट एजेंसी का काम ना करना किसी कंपनियाँ, ठीक है ना। तो कभी प्लेसमेंट एजेंसी का काम नहीं करना चाहिए। आप खुद अपने पेरोल पे रख सकते हो तो रखो, नहीं तो ना रखो, लेकिन प्लेसमेंट एजेंसी का काम ना करो। जॉब दो उनको, अगर जॉब दिला सकते हो जॉब दे दो, अगर आपका क्लाइंट आपके हाथ में तो उनको जॉब दे दो, लेकिन प्लेसमेंट एजेंसी का काम है उसको दूसरे के यहाँ जॉब लगाने का जो काम होता है ना, वो इनका भी करना चाहिए उनके साथ।
अगर यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा ना कंप्लायंस के कारण मैं सारी बात नहीं बोल सकता, अगर आपको पूरी बात जाननी है मुझे आप फ़ोन कर सकते हो, मैं आपको बता दूँगा कि क्या बात यहाँ पे है। कौन-सी चीज़ नहीं करनी चाहिए, कौन-सी चीज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कंप्लायंस भी है ना इन सब चीज़ों में। फिर मैंने अच्छा, अब मैं यार नया-नया इंडिया से आए हैं, अब नया-नया बिज़नेस खोला है, नया-नया इमिग्रेंट है, ग्रीन कार्ड अभी मतलब मेरा जीसीएडी वगैरह आया पड़ा है बस। मेरा समझ नहीं आता था क्या करें, बड़ी फट जाती है इंसान की। तो ये हमारा पहला केस था, बड़ी फट गई। लेकिन हमने इसके बाद फिर क्या हुआ था, जब ये ख़त्म होता है ना, मैंने सारे कॉन्ट्रैक्ट स्टडी किए और हमने बड़े फूल प्रूफ कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए ताकि कोई बंदा मेरे साथ कोई गेम ना खेल सके। और उसके बाद से सारे बंदे वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, जब उनकी प्लेसमेंट होती है तो कोई मेरे से गेम नहीं खेल पाता। ठीक है ना? अब होता क्या है अब होता क्या है, ये बंदा जो है ना, काफ़ी कुछ सिखा के चला गया। इसके बाय द वे इसके बाद जितने बंदे आए, उसके बाद मुझे अभी भी याद है, मेरा एक रूल होता था कि आपने उल्टा लटक के काम पे जाना है डेली। भाई तू बड़ा सही टाइम पे निकल गया, तो बड़ा एक कोई भोले-भाले बंदे के पास आ गया था, अदरवाइज़ अभी मैं वो बंदा नहीं हूँ। उसके बाद ना 1 साल के बाद एक ऐसे रूल्स, ऐसे मैंने कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए, ऐसे मैंने सिस्टम बनाया कि कोई बंदा ना, मैं रूल बनाऊँ ना कि उल्टा लटक के ऑफ़िस जाना है, तो उल्टा लटक के भी जाता था डेली। समझ गया? चलो कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, वो सब छोड़ो। तो अब होता क्या है, यहाँ पे लीगल के अंदर बहुत पता चल गया। गाइस अगर आप लीगल किसी केस को किया नहीं ना, तो आपको कुछ नहीं पता, आप बस ऐसी ज़िंदगी निकाल रहे हो। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि आप लॉ, लीगल, अकाउंटिंग, टैक्सेशन, आईआरएस, आईपीएस, आईआरएस, यूएससीएस, इन सब चीज़ों से डरने का जो काम है ना, बंद करना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। डोंट डू एनीथिंग रॉन्ग, बट समझो तो सही सारे सिस्टम को। क्योंकि अगर आप वॉलमार्ट खोलोगे, दुनिया वैसे ही केस कर देगी आप पे, पैसे कमाने के लिए केस कर देगी, उनको कोई देर नथिंग लूज। तो आपको सीखना तो पड़ेगा सारा सिस्टम। तो हमने यहाँ पे सिस्टम बहुत सीखा। अब हम लोग बिजनेस करने से फिर डर गए, फिर हमने जॉब पकड़ ली। अब क्या होता है, तो नेचुरल मैंने जॉब छोड़ दी थी, जो मेरा जॉब घर में कहा मैं नया प्रोजेक्ट नहीं लूँगा। अब क्या होता है, मेरे केस हो गया तो फिर मेरे पैसे ख़त्म हो गए, फिर मैंने कहा मुझे जॉब करनी पड़ेगी, फिर से जॉब पकड़ी। किसी दिन हमने ना बैठ के और हमने कसम खाई क्यों कभी बिजनेस नहीं करेंगे। सब कसम नहीं खाई, मतलब हमने काफ़ी ज़्यादा बिजनेस डर गए थे क्योंकि इतना कुछ हुआ था। अब 2-3 महीने होते, सब डस्ट हो जाता है, सारा ख़त्म हो जाता है, सारे वो बैच जिसने प्लेस होना था प्लेस हो गया, जो भागना था भाग गया, सब हो गया, जहाँ सारा केस रफा दफा हो गया, सब कुछ हो गया। जब बैठे थे ना, तो एक दिन मैंने ऐसे ही अचानक मैस कर लिया, कैजुअल सा। माई वाइफ ऑलवेज वांटेड मी टू द जॉब। ये 2007 दिसंबर चल रहा है, सब कुछ हो गया, तो मैंने अचानक मैस किया, देन आई रियलाइज कि मेड अ लॉट ऑफ मनी। हमने अपनी सैलरी से ज़्यादा पैसे बनाए हैं। वो जो एच वाला बंदा, उसकी प्लेसमेंट पे हैरी लगा हुआ था, तोशी लगा हुआ था, और भी 2-3 बंदे लगे हुए थे। तो हमने बहुत पैसे बनाए। कुछ बंदे हमारे सिटीजन जो थे 5-5, 6-6 हफ्ते प्रोजेक्ट करके आए, कोई बंदा 12 दिन, 12 हफ्ते प्रोजेक्ट करके आया। मुझे याद है एक बंदा 7-8 महीने चल गया था उनमें से। हमने सारे पैसे जब जोड़े तो वी रियलाइज कि वी मेड मोर मनी देन अवर जॉब्स, माई जॉब। तो फिर पता चल गया कि बिजनेस करने लायक है। ठीक है ना? तो अभी बिजनेस करना सोच रहे थे, अब एक लीड आती है। ये लीड आती है, कोई दोस्त था एलए में, ये ना इनसे मैं एलए रहता था भाई, मैं एलए शिफ्ट कर चुका हूँ। एलए के अंदर मेरा एक दोस्त हुआ करता था, जिससे ज़्यादा मैं बता रहा था, पहले खाना खाने जाता था जहाँ पे कंसल्टिंग में, वहाँ पे एक वो जो खाना खाने की जगह थी, उसको हम ढाबा कह सकते हैं, उन्होंने घर में ही ढाबा खोल रखा था बंदे ने। पंजाबी बंदा था वो, बड़ा रिस्पेक्टेड बंदा था कम्युनिटी में, बड़ा ही अच्छा बंदा था, गॉड फेयरिंग बंदा था। और ना वो दोस्त बन गए थे हमारे बहुत अच्छे, जिनके हम खाना खाने जाते थे। एलए में जब हम दोबारा गए तो उनसे दोबारा मिले, उनसे हमारा मिलना जुलना काफ़ी था, अच्छे लोग थे हमारे, बड़े दोस्त थे, मैं बताया आज भी दोस्त हैं। अब तो उन्हें घर गुर ले लिया था मिलियंस ऑफ डॉलर्स का। तो बड़ा आदमी बन गया था। पहले तो अपने घर में ही करता था, धीरे धीरे उसने रेस्टोरेंट खोल लिया, बड़ा आदमी बन गया, काफ़ी पैसे बनाए उसने बंदे ने। अभी भी वही से मालदार सामी अब तो उनको हम जी बोलते थे, जी वीर जी। तो जी जो जी साहब थे, तो जी साहब ने एक बंदा रेफ़र किया, उसका नाम, फॉर लैक ऑफ बेटर नेम, मैं उसका नाम बताऊँ, कैनी। तो कैनी जो था सिटीज़न, उसने मुझे सारा बताया कि सिटीजन्स की लाइफ क्या होती है। $14 आवर की जॉब होती है, उनको ये मुश्किल आती है, वो मुश्किल आती है। स्टार वक्स पता नहीं कहाँ जॉब करता था, 30 साल का हो गया था। तो पहले मैंने इसको लगाया। अब यहाँ से फिर पैसे आने लग गए, तो थोड़ा सा हाथ खुला।
इसको इसलिए लगा दिया सिटीज़न था, अभी ना वो वाला रूल नहीं बना था कि सिटीज़न की जॉब नहीं लगानी, ये रूल अभी बनने वाला है। सफ़र तो कर चुके थे, पर उसको पर्सपेक्टिव में नहीं डाला। आज आपको मैंने बता दिया कि प्लेसमेंट एजेंसी कभी नहीं खोलनी जहाँ पे आप जिस सिटीज़न को जॉब लगवाओ दूसरी कंपनियों में, दूसरे क्लाइंट्स के पास या दूसरे वेंडर्स के पास, ये काम कभी नहीं करना, राइट? यू विल बी सरप्राइज्ड कि इस चीज़ को समझने में भी 2-2 साल लग जाते हैं। अभी ये बात समझ नहीं आई है, सफ़र कर चुके पर समझ नहीं आई है। पता नहीं चलता कि हाउ दिस केसेस आर डिफरेंट फ्रॉम अदर केसेस, ऐसे समझ ना आता, वो धीरे-धीरे समझ में आता है। तो कैनी को लगाया, कैनी जब 11-12 हफ्ते बाद उसको अकड़ के खड़ा हो गया और उसने मतलब जॉब करने से मना कर दिया, जी मेरे को ज़्यादा पैसे चाहिए। पर क्या हुआ, उसका कुदरती प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया और उसको जॉब से निकाल दिया, तो अच्छा हो गया। तो फिर हमारे पैसे पूरे बने और चला गया और उसने उसको हमें रंग दिखा दिया था। उसके बाद मैंने डिसीजन लिया, कभी मैंने फिर से एक और आया था बॉबी करके, वो भी ग्रीन कार्ड होल्डर था। एक्चुअली मैं उसकी रिस्पेक्ट काफ़ी करता हूँ, लेकिन बस क्या होता है कि बंदा ठीक था, लेकिन क्या होता है, कैनी तो बंदा ही ख़राब था, लेकिन बॉबी बंदा अच्छा था। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि बंदे को बस ये दिमाग में रहता है, सिटीजन बर्दाश्त नहीं करता कि सारा काम तो मैं करूँ, कमा ये सारे रहे हैं, ये भी कमा रहा है, वो भी कमा रहा है, तो उनसे बर्दाश्त नहीं होता, तो वो फिर स्कीमें लगाने लग जाते हैं। तो बॉबी तो एक नेचुरल में छोड़ के चला गया। और जब बॉबी गया तो मैं समझ गया कि चाहे अच्छे से अच्छा बंदा मिले, चाहे बुरे से बुरा बंदा, पहले वाले बंदे बुरे थे, अभी अच्छा बंदा भी आके चला गया, तो पता चल गया कि बस ग्रीन काउंटर को जॉब लगाने का काम, प्लेसमेंट एजेंसी का काम नहीं करना, चाहे जो हो जाए। कंसल्टेंसी चलाओ अपनी खुद की, लेकिन प्लेसमेंट एजेंसी का काम नहीं करना, वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो उसको निकाल दिया। तो उसके बाद उस वक्त मुझे अभी याद है कि मैं क्लास में आया, देखा 15 लोग हैं, उसमें से 7 सिटीज़न हैं। मैंने सबको उठा, भाई कौन कौन सिटीज़न है, कौन कौन जीसी होल्डर, मैं यहाँ से क्लास नहीं करनी, यहाँ से प्लेसमेंट एजेंसी का काम ख़त्म, आप सब यहाँ से चले जाओ। तो ऐसे करके मैंने उनको निकाला था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 2008 हो गया, मेरी बेटी मेरी लाइफ में आती है, बड़े वाली, एंड जैसे उसके कदम रखते पड़ते हैं इस दुनिया में, मेरी लाइफ चेंज होनी स्टार्ट होती है। अभी भी याद है, उसके कदम रखने के 2 दिन बाद एक कंसल्टेंट आया, मैं उसका नाम लेना चाहूँगा क्योंकि बंदा बहुत जिगरी है मेरा, पिनल। तो पिनल जी का मैंने फ़ोन ही उठाया, वो यहाँ पे लैंड करते हैं एलए, और मैंने कहा फ़ोन भी नहीं उठाया। मैं बर्बेंग में रहता था, बेटी पैदा हुई है, तो मैंने 3 दिन बाद अचानक का फ़ोन उठाया। कहते आप कैसी बातें कर रहे हो, आपके कारण यहाँ पे हो रहा, मेरा फ़ोन भी उठा रहे हैं। मैंने बोला यार मेरी बेटी हुई है, मेरे से ना, मतलब मेरी बेटी हुई है। कहता अच्छा ओके, आई एम सो सॉरी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे तो इन बातों का नहीं पता था, पर पिनल बड़ा अच्छा बंदा था। पिनल को मैंने जॉब लगाई, अब लक्ष्मी के कदम पड़ चुके थे, अब तो बस जिस चीज़ को हाथ लगाया गोल्ड था। तो लिटरली यहाँ पे हो रहा था, पिनल को लगाया। पिनल ने कहा कि मेरे बड़े सारे दोस्त हैं, मैं आपको गुजराती ला के दूँगा। 4 वो गुजराती मैंने हमेशा थे, ये बड़े हेल्पफुल और ऑनेस्ट होते हैं, एक की हेल्प करो तो 4 आगे आएंगे। एक को लगाया, उससे 4 बंदे रेफ़र किए, उन सबको लगाया, उन सब ने पैसे कमा के दिए, ठीक है। यहाँ पर विद इन 2 वीक्स एक बंदा आता है, दैट्स द रियल नाउ चेंज। अभी आप नोट कर रहे हैं, अगर आपने पता नहीं कितना नोट किया है, मैंने कितनी बारी कंपनी छोड़ी है, बिजनेस जॉब कर रहा हूँ, मैं फिर से जॉब कर रहा हूँ, बीच में फिर जॉब छोड़ दी, फिर बिजनेस किया, फिर जॉब किया, ऐसे बड़ी बार हो चुका था। अभी एक बार होना बाकी था, राइट, क्योंकि रिसेशन आ गई। तो मैं बताऊंगा वो रिसेशन के बारे में कि रिसेशन ने कैसे हिट किया, लेकिन बेसिकली रिसेशन आ गई, ठीक है। 2009 मार्च में हिट की थी मुझे, अब ये 2008 अप्रैल चल रहा है। बट मेरी लाइफ यहाँ पे चेंज हो रही है, क्योंकि यहाँ पे स्केल नहीं मिल रहा था ऑपरेशन को। एक बंदा आता है, उसका नाम था सुभाष, पूरा नाम नहीं लूँगा क्योंकि प्राइवेसी के कारण। मैंने ना वीडियोस रिकॉर्ड किए हुए थे, मेरा गला बैठ गया था, 2006 दिसंबर में बैठ गया था, अब 2008 अप्रैल चल रहा है। तो मैंने आते सारी मैं वीडियो दे देता था, मई में वो आया बंदा, मैंने सुभाष को वीडियो दे दिए, सबको दे देता था मैं ऐसे मैं क्लास लेता था ऑफिस के अंदर, सारे ऐसे लाइन में बैठते थे, सबको मैं वो दे देता था वीडियोस, वो सब वीडियो सुनते थे। अब क्या होता है कि सबको देता था, मैं फिर क्लास लेने आता था, देखता था। तो मैं जब सुभाष की क्लास ले रहा था, सुभाष 10 बंदे थे क्लास में, मुझे अभी याद है, बहुत सारे थे। करम करके बंदा था, एक जसबीर सिंह था, ऐसे बहुत सारे बंदे थे क्लास में। तो
एक अजीत था, तो ठीक बहुत सारे बंदे थे क्लास में। बॉबी भी था, एक पवन सिंह था, बथेरे लोग थे, 10-15 क्लास मैंने बना ली। तो मैंने ना पढ़ाना स्टार्ट किया, तो मैंने वो एक कोई चीज़ बोली, तो उसमें सुबह ऐसे क्वेश्चन पूछना, सुभाष ने आंसर देना हर चीज़ का। मैं कहा तुम्हें कैसे पता? कहता सर आपने ना वीडियो में एक बात बोली है। फिर कुछ और पूछा, मैं कहा ये तुम्हें कैसे, उसका भी आंसर सुभाष ने दिया। मैं कहा तुम्हें कैसे पता? कहता मैंने ये तुम्हारे इस वीडियो में सर मैंने सुना, आपने इस वीडियो में बोला है। मैं कहा साला ने सबने वीडियो सुने तुम्हें? फिर मैंने और कुछ 10 क्वेश्चन और पूछे, सुभाष ने हर चीज़ का आंसर दिया। मैं तुम्हें पता कैसे? कहता सर आपने वीडियो में सब बोल रखा है। मेरे वो 20 घंटे के वीडियोस थे भैया। अपन की लाइफ में 2 चेंजेस होते हैं यहाँ पे। एक, हमने जीसी होल्डर्स और सिटीजन्स के साथ प्लेसमेंट एजेंसी का काम बंद कर दिया। दूसरा, अपने को पता चलता है कि जो तेलुगु लोग हैं ना, ये आईक्यू में ना पूरे हिंदुस्तान से ना 2 कदम आगे हैं। ये बड़े फ़क्र से और बड़े उससे बोल रहा हूँ, इनका दिमाग ही डिफरेंट लेवल का है। मैं कहा आपको सब समझ आ गया सुभाष? यार एक बात बताना, माइग्रेशन के समय क्या क्या करते हैं, जरा सारे बताओगे? सर बता दी। मैं कहा तुम्हें कैसे पता सारा यार? कहता सर आपने वीडियो में सब बोल रखा है। उसने अपने नोट्स दिखाए, इतने एलेबोरेट नोट्स थे, उसने मेहनत की थी। भैया अपने पास अभी एक फॉर्मूला आ गया कि अगर इस काम को करना है तो तेलुगुओं का बिजनेस है, तेलुगुओं के साथ ही करो। तो अपन ने ठीक है, हम सबके साथ काम करते हैं, पर तेलुगुओं के साथ बढ़ा दिया बहुत ज़्यादा काम। और सुभाष के बाद हमने बहुत बंदे प्लेस किए। 2008 में दिसंबर तक हमारी कंसल्टेंसी चल गई थी। हमने अराउंड $300 $350 पर आवर का प्रॉफिट हमारा मार्जिन हो गया। मेरी और मेरी वाइफ की बिलिंग से ज़्यादा। जॉब मैंने छोड़ दी थी और सब मेरा बढ़िया चल रहा था और मैं लगा हुआ था धड़ाधड़। अब मेरी वाइफ भी थी, क्योंकि मेरे साथ एडमिन का काम करते थे, तो सारा वो संभालते थे बैक एंड। उन्होंने पता कर लिया था कि अगर कभी कैश फ्लो इशू नहीं आएगा, तो मैंने 20 भी प्लेसमेंट कर दी, तो कोई टेंशन नहीं थी। अब तक तो हम बहुत स्मार्ट हो चुके थे बिज़नेस करने में, और हमारा बिज़नेस चल गया। फर्स्ट टाइम बिज़नेस प्रॉपरली चला था। $350 आवर इज $700,000 per year. It was more than our salaries, more than our billings, and we knew that now we'll be able to scale it to 3-4 times within a matter of few years. तो वो बिल्कुल क्लियर था। लेकिन जैसे कहते हैं ना, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। 2008 में जनवरी में अमेरिका के अंदर मार्केट क्रैश कर जाती है, स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाती है। 2008 सितंबर में, अब नोट करो, मैं भी मेरी कंसल्टेंसी भी चली जा रहा है। मेरी बेटी हुई, मैंने बंदा प्लेस किया, सुभाष आया, राइट, सारा पिनल वाला सारा एपिसोड हुआ, सब कुछ हुआ, अभी बढ़िया चल रहा है। तो 2008 में सितंबर में लिमन ब्रदर्स क्रैश कर जाता है और दुबई की इकॉनमी क्रैश कर जाती है 2008 नवंबर में। मैं इंडिया बैठा था, पैसे कमा, बड़े पैसे आ रहे थे, बंदे लगे हुए थे, बहुत पैसे कमा रहे थे हम तो, और मोटा पैसा बना रहे थे। थोड़ा सा बर्न आउट हो गए थे, पर हम ये हमने फील किया था, बर्न आउट बहुत हो गया, क्योंकि मैं ही रिक्रूट करता था, मैं ही मार्केटिंग करता था, मैं ही ट्रेनिंग देता था, मैं ही सपोर्ट देता था, सारा कुछ मैं खुद करता था। तो बर्नआउट बहुत हो गया था। इसका फॉर्मूला भी बनना था पूरा, जो सारा फॉर्मूला आप लोगों को सेल किया है, सारा जो भी लोगों को बताता हूँ यार कि कैसे करना है इस काम को। बट एनीवे, वेरी इंटरेस्टिंग डेज, ठीक है ना। तो मुझे याद है किसी बंदे ने मुझे पूछा, मेरा दोस्त का, मेरा दोस्त था बड़ा, ही इज़ लिटिल रिस्पेक्टेड गाय, फैमिली फ्रेंड थे हमारे। कहते यार इंडिया, अमेरिका में तो बहुत बड़ी रिसेशन आई हुई है, तुम्हें हिट नहीं करी? मैं कहना हमें नहीं फ़र्क पड़ा, मतलब प्लेसमेंट का काम है, प्लेसमेंट का काम है, क्या होना है, जॉब तो फिर भी चाहिए ना। कहते हैं लोगों की जॉब से निकाला है। मैं कहा नहीं, पर हमारे तो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जब जॉब से निकालते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट्स ले लेते हैं ना, तो कॉन्ट्रैक्ट तो काम बढ़ गया है, और सच भी बढ़ गया हमारा काम। एज ए सेड ना, वी रोड दैट वेव। जनवरी 2009 में पहला बंदा निकाला गया, कॉन्ट्रैक्टर। बाय मार्च 1 हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स निकल गए। मार्च 15 और 30 के बीच में पट 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 करके सारे हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म हो गए, और रिसेशन ने हमें आके एक सुनामी की तरह हिट किया। हम सड़क पे आ गए, इन टर्म्स ऑफ $0 पर आवर बनने लगे। सड़क पे तो नहीं आए, पर $0 पर आवर बनने लगे। मैं और मेरी वाइफ तो पैनिक कर गए। तो 2009 में हमने उस पैनिक मोड में हम न्यू जर्सी गए। हमने न्यू जर्सी के अंदर, मेरी वाइफ ने परमानेंट जॉब ली, उसका जीसी एडी आ चुका था, मेरा जीसी अभी आने वाला था। तो और मैंने वहीं पे एक लोकल कॉन्ट्रैक्ट ले लिया,
और हम दोनों फिर से जॉब पे चले गए। तो साल भर बिज़नेस बहुत अच्छा चला था। अब हम तो भाई गाइस जो मर्जी बोले, जो मैं बस डेटा दे रहा हूँ ना आपको कि ये कब जॉब्स की सिनेरियो हिट हुआ है, उसी वक्त हुआ है। मार्च फर्स्ट क्वार्टर के बाद फंडिंग बंद हो गई थी, तो फर्स्ट क्वार्टर में हिट होना स्टार्ट हुआ 2009 में जॉब सीन। रिसेशन का जो मर्जी डेटा हो, आपको ऑफिशियल डेटा जो मर्जी बताए, मैं आपको बता रहा हूँ कि कब जॉब्स को हिट हुआ था। कम 2009 में मार्केट हिली नहीं, बड़े कम रेट पे मैंने जॉब प्रोजेक्ट लिया था। मेरी वाइफ ने बड़ी कम सैलरी में जॉब की थी, ठीक है ना। 2010 में मैं फिर से हाथ पैर मारने लग गया। मुझे याद है मैंने एक बैच स्टार्ट किया था, वो बंदा बहुत ही बेकार था, बंदे बड़े बेकार थे और सुनते नहीं थे, क्लास में पढ़ते नहीं थे। मैं बड़ा रोबीला बंदा था क्लास के अंदर। पिछले 2009 के बैच में 2010 में जो बंदे आए तो वो लोग मेरे पे रोम मारते हैं। कोई बात नहीं बच्चों, चलता है, अपना बंदा दिन होता है। कहता पता नहीं क्या था, चलो जॉब अभी लग नहीं रही थी, पर फिर भी तभी मेरे पास आ गए थे ओपीडी के बंदे। अब क्या होता है, जब मैं 2008 में मैंने बताया ना मेरे पास, तो मैंने एक कैंडिडेट आया था, उसका नाम था सतीश, पूरा नाम नहीं लूँगा। तो जो सतीश था वो बड़ा अच्छा सा बंदा था। 2010 में जब मैंने दोबारा कंसल्टेंसी स्टार्ट करते समय ना उसको किक स्टार्ट करते थोड़ा सा उसको किक देनी पड़ती है, इग्निशन देना पड़ता है। इग्निशन नहीं होता। पहला बंदा कौन होगा जो तुम पे ट्रस्ट करेगा कि तुम उसको जॉब दिला सकते हो। तो मैंने 3-4 बार, अब नोट करो, मैं बंद कर चुका हूँ कंसल्टेंसी, दोबारा स्टार्ट कर चुका हूँ। तो ये एक चीज़ होती है कि फर्स्ट पर्सन कौन होगा, उसको तुम पे पूरा ट्रस्ट बैठ जाना चाहिए कि हाँ ये बंदा तुम्हें जॉब पे लगा देगा। जब वो लग जाता है, वो दूसरों को बताता है, तो काम चल जाता है। जैसे कि मैंने पीनल को लगाया था 2008 वाले बैच में, एक बार रोक दी थी ना कंसल्टेंसी। और जैसे कि मैंने उस वक्त मैंने ग्रीन कार्ड होल्डर को लगाया था और तोशी को लगाया था 2006 वाले बैच में, और 2005-4 वाले बैच में मैंने हैरी को लगाया था, ठीक है ना। 2004 से पहले मैंने सतीश को लगाया था, पर वो तो दूसरी कंपनी का बंदा था। वो तो काम इनका ये था कि ट्रेनर्स बहुत सारे हायर करते थे, मैं भी ट्रेनर बन गया था, तो ये सारा चल रहा था, राइट। तो वो तो ठीक है, लेकिन उसके बाद मैंने खुद का पहला बंदा लगाया था, हैरी को लगाया था, तो हैरी का ट्रस्ट था मेरे पे कि हाँ मैं लगा सकता हूँ, ट्राई करने में कुछ नहीं आता, तो चलो ठीक है ना। तो ऐसे हर बैच में पहला बंदा कौन लगेगा, तो यहाँ पे पहला बंदा सतीश होता है। तो मेरे को अभी भी याद है, मैंने सतीश को फ़ोन पे ही बोला तेरी जॉब लगा दूँ, कहता हाँ लगा देना अगर लगती है तो लोकल न्यू जर्सी में कॉन्ट्रैक्ट था और सतीश की वहाँ लगी। सतीश इमीडिएटली आया और सतीश को मैंने जॉब लगाया, और मैं सवेरे सवेरे सतीश को डेली छोड़ने जाता था ऑफिस। फर्स्ट कंसल्टेंट को डेली ऑफिस छोड़ने जाता था मैं, शाम को लेने जाता था। उस वक्त मैं उसको ग्रूम करता रहता था कि तूने किसी का ख्याल रखना है, क्या पूछे तो क्या बोलना है, क्या पूछे तो क्या बोलना है। सतीश तेलुगु था। सतीश चला गया, 6 हफ्ते बाद भाग गया। पर सतीश मेरा दोस्त रहा, मैंने कभी उसके साथ वो नहीं की, क्योंकि उसने मेरे साथ एक समय पे ट्रस्ट किया, उसने एक ट्रस्ट निभाया था, और मैच्योर बंदा था, थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल था बंदा, तेलुगु बंदा था, अच्छा बंदा था। जाने से पहले एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, मैं तो डेली रिक्रूटमेंट करते ही था खुद ही। तो एक तेलुगु लड़की थी कृष्णा, या तो जो कृष्णा थी, उसने कृष्णा मिली तो मुझे ही थी, मैंने उसको फिर सतीश से बात की, सतीश ने उसको भरोसा दिलाया कि बंदा लगा देगा, और कृष्णा भी आ गई हमारे गेस्ट हाउस में। हमने गेस्ट हाउस खोल लिया था न्यू जर्सी में। सब कृष्णा को ने शर्त रखी 2 हफ्ते के अंदर अंदर मुझे जॉब लगाना है। हमने हमारी ऐड डलती थी 2 वीक प्लेसमेंट गारंटी, तो 2 वीक में लगानी है, तो 2 वीक में हमने उसकी लगा दी थी। BCBS फ्लोरिडा में जॉब लगी और उसने काम करना स्टार्ट किया। तो वो एक बड़ा सक्सेसफुल मामला था, 2 हफ्ते के अंदर अंदर जॉब लगी। वो जब जॉब उसकी इंटरव्यूज हो रही थी, तो मतलब शी वाज, मतलब चला नहीं, उसकी जॉब लगी। उसके 2 हफ्ते बाद हो गई थी, तो 4 हफ्ते मैं और कृष्णा तो उसको छोड़ने जाते थे और उसको लेने जाते थे सतीश को। सतीश एक दिन वहीं से वहीं घर से गया और ऑफिस से वहीं के भी गायब हो गया, सामान सुन लेके। एक दिन घर के बाद क्या था, सैटरडे संडे भाग गया होगा, वटेवर। फिर वो दोबारा उसने फ़ोन किया, माफ़ी मांगी, फिर दोस्त बन गया दोबारा से, चलो वो तो एक अलग बात है। कृष्णा का जॉब लगी BCBS फ्लोरिडा। अगर आप नोट करते हैं तो BCBS फ्लोरिडा में ना सिविल का एक प्रोजेक्ट चल रहा था, उसमें मेरे बहुत बंदे लगाए। इस पर एक बड़ी मजेदार चीज़ बताता हूँ। वहाँ पे एक बंदा होता था, आई वुड लव टू मीट दैट गाय। एक ना स्टोरी है कि ना, जब World War II चल रही थी ना, तो नाजी जर्मनी और अमेरिका में ना, एक यहाँ पे ना नाजी जर्मनी में ना एक बंदा, वो जो सारे सिग्नल सुनते हैं ना, जो सारे कम्युनिकेशन सिग्नल होते हैं, सुन के उसको डिसाइफर करते थे।
तो नाज़ी जर्मनी में एक बंदा बैठता था जो सारा दिन सिग्नल सुनता रहता था एलाइट के, और उनको वो डिकोड करता रहता था। इधर अमेरिका में भी एक बंदा बैठता था जो नाज़ी जर्मनी के सिग्नल सुनता रहता था और उसको डिकोड करता था। ठीक है ना? दोनों तो कुछ ऐसा फंडा था, दो एक के सिग्नल वो पढ़ता है, उसके सिग्नल ये पढ़ता है, दोनों ऐसे था फंडा कुछ। तो वो दोनों ने ना एक दूसरे के सिग्नल 6 साल सुने। ये स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग और रियल स्टोरी है, अब जाके सुन, आप पढ़ना, इसका जरूर मिल जाएगा आपको डेटा। तो उन्होंने 6 साल सुने। अब 6 साल सुने, तो क्या हुआ, 1-2 साल बाद ना नाज़ी जर्मनी वाले को या अमेरिकन वाले को लगा कि ये बंदा कुछ ऐसी चीज़ बोल रहा है, इसने बोला हाउ आर यू, ऐसे कुछ बोला है। यस। तो उसने उसका जवाब दिया आई एम फाइन। उधर से आया, अच्छा हाउ आर किड्स, व्हाटएवर। तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब ये मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, यानी कि उसको पता चल गया मेरे से बात कर रहा है, मुझे पूछ रहा है, और उसने जवाब जो दिया तो उसको मिल गया, उसको भी समझ आ गया, इसने जवाब दे दिया। उसने फिर उसका दोबारा एक और क्वेश्चन किया, फिर दोनों में आपस में बातचीत होनी स्टार्ट हो गई। दोनों ग्रीट करने लगे सवेरे सवेरे डेली, दोनों आपस में बातें करने लगे। दोनों अकेले बैठे हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं, दुश्मन सी दोस्ती हो गई। ये अब करना पता। तो मेरी और ये इस बंदे की, जिसका नाम मैं लेने वाला हूँ श्रीकांत, मैं पूरा नाम नहीं लूँगा फॉर प्राइवेसी, ये BCBS फ्लोरिडा के अंदर हायरिंग मैनेजर था। हायरिंग मैनेजर थी कोई और, ये उसका राइट हैंड था और ये इंटरव्यूज़ लेता था। इसके इंटरव्यू पे ही सिलेक्शन होती थी। ये टेक्निकल बंदा था, मतलब टीम का। दादा मैंने सतीश पहला बंदा BCBS फ्लोरिडा लगाया था। जिस बंदे ने उसकी इंटरव्यू ली थी, ये वही बंदा है जिसके पास कृष्णा लगी। 6 साल हो गए। वो प्रोजेक्ट आज भी चल रहा था, और सीबल के प्रोजेक्ट्स बड़े लंबे लंबे चले। उस ज़माने में सीबल में था ना, मैं सारा सीबल की स्टोरी, मैंने आपको सारी स्टोरी सीबल की है। मैं सीबल BA था, और मैं एक समय पे लार्जेस्ट प्रोवाइडर ऑफ लाइक अ पर्सन हु वर्कड ओनली ऑन सीबल BAs, उनमें से मैं लार्जेस्ट प्रोवाइडर था। एंड आई प्रोवाइडेड सीबल बिजनेस एनालिस्ट टू TCS, इन्फोसिस, CTS, सारी दुनिया भर की कंपनियाँ, सारी कंपनी 400 प्लेसमेंट्स की थी मैंने ओवरऑल। अभी तो मैं तो सारी स्टोरी सुना रहा हूँ ना, इस पर और भी बड़ी प्लेसमेंट्स के बाद भी सीबल में मैंने बहुत काम किया। 400 प्लेसमेंट्स किए मैंने, 400 क्लाइंट्स के लिए काम किया होगा, अलग अलग क्लाइंट्स। तो थैंक्स टू मिस्टर थॉमस सीबल, थैंक यू सर, यू हैव अ फैन हियर। तो आपने हमारी ज़िंदगी बदली है, तो थैंक यू वेरी मच। सीबल BA बिजनेस एनालिस्ट का मैं काम करता था बेसिकली गाइस, उसी की ट्रेनिंग देता था, उसी को मैं जॉब लगाता था। तो श्रीकांत मेरा इंटरव्यू लेता था मेरे कैंडिडेट्स की, और मैं उनको सिखाता था। अगर किसी को पता किसी ने कंसल्टेंसी में काम किया तो एग्जैक्ट सिचुएशन क्या रही होगी, आप इमेजिन कर सकते हो, वही थी जो आप सोच रहे हो। पर मैं कंप्लायंस के कारण इतना ही बता सकता हूँ, तो ये बाकी चीज़ें प्राइवेसी होती है तो अच्छी लगती बात, ठीक है ना। तो श्रीकांत, सतीश तब लगा और कृष्णा लगी। जैसे मेरी सारी लाइफ मैं कहता हूँ, कभी इसने चेंज की, उसने चेंज की, बस श्रीकांत ने बड़ी चेंज की। और बीच में मैंने बताया ना 20 बंदों का पाकिस्तानियों का बैच आया था, उसमें भी बड़े बंदे लगाए थे। और जब मैंने बताया ना कि सुभाष वाला बैच था, उसमें बड़े बंदे लगाए थे मैंने BCS फ्लोरिडा में। उसके पहले मैंने 2005 में भी लगाए थे, 6 में भी लगाए थे, 7 में भी लगाए थे, राइट। तो रेगुलरली लगते रहे। पर अब यहाँ पे कृष्णा लगती है, और कृष्णा की सिलेक्शन रहती है, रोज यहाँ पे जाती है। थोड़े दिन बाद वहाँ पे एक और लड़की मैं प्लेस करता हूँ, वो भी चली आती है। फिर थोड़े दिन बाद मैं एक और लड़का प्लेस करता हूँ। अब मेरी कंसल्टेंसी चल पड़ी, मेरे को तेलुगु बंदे मिल रहे हैं कंसिस्टेंटली, और मैं उनको जॉब लगा रहा हूँ, और वो बंदे बढ़िया काम कर रहे हैं। और अब यहाँ पे उनको मेरे समझाए हुए बंदे, मेरे सिखाए हुए बंदे उनको नापसंद होने लग गए, और अब उन्होंने पहली रिजेक्शन की थी मेरे बंदे की। यस, इन 2010 एंड में दैट गाय जिसकी उन्होंने रिजेक्शन की थी, उसका नाम रवि था। और रवि कहता है मुझे इन्होंने विद इन जाते सारी 3 मिनट में इन्होंने सारे क्वेश्चंस दोबारा से पूछे, और उन्होंने मुझे फेल कर दिया। अब इन्होंने एंड अप जाके पूछा सारी चीज़, और मुझे फेल कर दिया, और मुझे वहीं की वहीं वापस भेज दिया। 3 घंटे के अंदर अंदर ही वॉज सेंट आउट ऑफ द ऑफिस। ही वॉज ह्यूमिलिएटेड ऑब्वियसली, ही फेल्ट वेरी बैड, बट देन वो केम बैक, एंड देन उसको दोबारा कहीं और लगा दिया, फिर दोबारा कहीं और लगा दिया, एंड ही बिकेम इवन मोर सक्सेसफुल देन एवर बिफोर दैट गाय। बट चलो, मेरा पहला बंदा रिजेक्ट होता है। तो BSB फ्लोरिडा की सिविल एविएशन मैंने बहुत बंदे लगाए। तो वापस अब कंसल्टेंसी चल पड़ी। अब स्टार्ट होता है 2008 में, जब इंडिया गया था ना, मैंने इंडिया में एक बंदा हायर किया था,
बंदे हायर किए थे, पर मैं उनको यूटिलाइज़ नहीं करता, मैं खुद सारा काम करता था। ड्यूरिंग द एंटायर सेशन जब मैं फ्री था, मैंने 2 बंदे रखे, नरेंद्र और पीयूष। तो पीयूष जो था ना, वो बड़ा ही कर्मठ बंदा था, डिफरेंट लेवल का बंदा था। उसने ही मेरे बिना बताए सबमिशन करता था। मैं मना करता था, मेरे को अब आप सोचो मैंने फिर बंदे रखे किस बात के लिए अगर वो सबमिशन नहीं करते थे। अगर जो बंदे बिज़नेस को जानते हो करते क्या थे फिर, पता नहीं क्या करते। मेरा मेरा क्या मॉडल था, मैं क्यों उनको हायर करता था, उनसे क्या काम करवाना चाहता था, उनसे टीडीएस काम करवाता था। जैसे डाइस पे अप्लाई करवा लिया, ये सब करवा लिया, ऐसे सब खर्च करवाता, पर मेरे को लगता है सबमिशन कहाँ से कर लेंगे। तो मैंने फिर पहली बारी सबमिशनों का काम मतलब कि पीयूष ने खुद किया था। अब यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है कि तो जब पीयूष ने, मैं हैरान रह गया, जो इंटरव्यू ले आया, मैं बड़ा हैरान रह गया। तो मैंने फिर पीयूष से 2010-11 में, 10 में मुझे याद है मैं बंदे रिक्रूट करने की कोशिश किया, 2011 में मैं जनवरी में इंडिया चला गया। एंड मैंने फिर पीयूष के साथ बैठ के और रिक्रूटमेंट करनी स्टार्ट की, और पीयूष सर ने सारा काम संभाल लिया। 2010 में पीयूष मेरे साथ था, मई में आ गया था ना, तो पीयूष सर काफ़ी काम संभालने लगे। मार्केटिंग उनको दे दी मैंने, ट्रेनिंग, प्लेसमेंट, रिक्रूटमेंट काफ़ी चीज़ें मैं करने लग गया। ट्रेनिंग में भी वो मेरी हेल्प करते थे, काफ़ी हेल्प करते थे। और फिर हमारा काम थोड़ा सा स्टेबल हो गया। तो इसलिए मैं आपके लोगों को फॉर्मूला देता हूँ, सीपीओ फॉर्मूला। एक ऐसा बंदा जो आपके जितना इंटेलिजेंट है या आपसे ज़्यादा या थोड़ा सा ही कम है, लेकिन उसका लेवल कुछ हो रहा है, मेहनती बंदा है, ऐसे बंदे ढूंढने का एक अपने अंदर एक डाल लो, एक बंदा खड़ा करने की आदत डाल लो। सीपीओ फॉर्मूला बोलता हूँ, वो बंदा आपकी कैपेसिटी डबल कर देता है, और तब तक आपका बिजनेस स्टेबल होगा ही नहीं जब तक आप नहीं करते, क्योंकि आप यहाँ पे और चीज़ों में भी बिजी हो। अब और चीज़ें भी आपको करनी है, आपको बर्तन कपड़े सफाइयाँ रोटियाँ भी करनी है, खाना भी बनाना है, किड्स का पिक एंड ड्रॉप भी करना है, सब कुछ देना है, किड्स को भी टाइम देना है, एक्टिविटीज़ भी करानी है, पीडीएफ प्रॉब्लम है आपकी, मछली प्रॉब्लम है, क्या हेल्थ केयर इशू आ जाए, 6-6 चक्कर लगते हैं डॉक्टर के, राइट। लॉयर का इशू आ जाए तो आपकी नानी याद आ जाएगी। अगर अकाउंटेंट की कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको 10-10 विजिट लग जाती है। इंडिया की तरह नहीं है कि नॉलेज आपकी खुद बह बह के आपके घर पहुँचेगी, राइट। राइट। फिर यहाँ पे मैंने बताई ना सारी प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे। तो जो 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 पीयूष था ना, तो उन्होंने बस इस काम को संभाला। 2011 जनवरी में इंडिया गया और हमने बंदे हायर किए, एंड मैंने जॉब छोड़ दी थी, और मुझे दोबारा कभी ज़िंदगी में जॉब नहीं करनी पड़ी। यहीं से स्केलेबिलिटी आती है। अब स्केलेबिलिटी में सारे मॉडल्स होते हैं। एक तो बीडीएम, मेरे को यहीं पे पीयूष थे, फिर मैं और क्षितिज हो गए, सारा बराबर, सारे 3-4 बंदे और हो गए, बढ़िया काम चल गया। सो यू नीड टू हैव सीपीओ, दैट्स वन थिंग। कंसल्टेंट्स होने चाहिए अच्छी, मतलब जैसे तेलुगु कंसल्टेंट्स है, तो मतलब मैंने बता दिया, इंटेलिजेंट बंदे होने चाहिए, तो तेलुगु बंदे इंटेलिजेंट होते हैं, दैट बिकम प्रीटी मच अ फॉर्मूला। यूएस सिटीजन ग्रीन कार्ड होल्डर से दूर रहो, प्लेसमेंट एजेंसी का काम मत करो। अगर वो खुद तुम्हारी कंपनी में अब्जॉर्व करना चाहते हैं, कर लो, वो अलग बात है। गाइस आपको एक्जैक्टली पता जानना है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि कंप्लायंस है, मैं सारी बातें बोल नहीं सकता, लेकिन मैं आपको इतना बता देता हूँ कि कभी भी प्लेसमेंट एजेंसी का काम मत करो, क्योंकि वहाँ पे जीसी होल्डर्स और सिटीजन आते हैं, उनको कभी आप नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो मैंने ना रिक्रूटमेंट ये सब काफ़ी सारी चीज़ें वो कर दी, डेलीगेट कर दी, ट्रेनिंग भी काफ़ी डेलीगेट हो गई। अभी सपोर्ट नहीं की थी, सपोर्ट तो करते करते 2013-14 पे बात चली गई। देखो इतनी इतनी टीम बन जाती है, आपको पता ही नहीं चलता काम कैसे करें। अगर आप समझो तो जिसमें 5-6 पीसीज है ना, सबसे पहले रिक्रूटमेंट होती है, फिर गेस्ट हाउस में आता है, फिर ट्रेनिंग होती है, फिर इंटरव्यू प्रेपरेशन होती है, फिर इंटरव्यू होती है, फिर वो जॉब लगती है, फिर वो जाता है, काम पे जाता है, सपोर्ट लगती है। ये सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। फिर सबसे आगे जाके उसकी फिर एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाती है, उसकी बैक एंड का काम, उसकी टाइम शीट्स आ रही हैं, पेमेंट्स आ रही हैं, उसकी सैलरीज आ रही है, सारा स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। बीच में कहीं पे मार्केटिंग भी होती है, उसकी जॉब लगानी है ना, मार्केटिंग भी होती है, मैंने पता नहीं बोली है कि नहीं बोली। ये सारे मतलब सारी चीज़ें हैं। अब इस 6 चीज़ें मुझे आउटसोर्स कर रहा हूँ, लेकिन करते करते एक चीज़ मेरे को लगा, सपोर्ट कोई कैसे कर लेगा। ट्रस्ट में मुझे सपोर्ट का एक ऐसा, उसका नाम, उनका नाम भी पीयूष था, ऐसा बंदा मिला जो मुझसे 10 गुना ज़्यादा जानता था बेटर सिवल, पेशेंस भी मुझसे ज़्यादा थी। तो हम ना पता नहीं क्या सोच के मैं मतलब प्रॉपर्ली कर नहीं पाया, पर 2013-14 मैंने पहली बार ही डेलीगेट किया काम सपोर्ट का। उसके पहले मैं सारे काम डेलीगेट कर चुका था, मार्केटिंग का, रिक्रूटमेंट का। तो 2012 तक मैंने ना 18-18 घंटे काम किया डेली। जो मैंने सारी स्टोरी सुनाई है 2004, 5, 6, 7, 8, 9, 10 की, इसमें हर दिन मैं बड़ा काम कर रहा हूँ। सुबह बैठ के, एक तो जॉब पे तो जाते ही हूँ, सुबह सुबह भी काम करता हूँ, शाम को भी काम करता हूँ, ट्रेनिंग करता हूँ, सपोर्ट करता हूँ, सारा लगा रहता था मैं। लेकिन 2012 में मैंने 2012 जनवरी का मुझे सीन बड़ी अच्छे से याद है। मेरा एक दोस्त हुआ, मतलब कंसल्टेंट था, उसका दोस्त भी था आतिफ। उसने मुझे अभी भी याद है, सवेरे सवेरे मैं उसको, हाँ पता नहीं क्या था, मेरा आतिफ से बड़ा प्यार था। जब आतिफ की जॉब लगी ना, मैं कहता तेरे छोड़ने चलता हूँ तो उसको मैं एलए छोड़ने गया था। मैं तब था 2011 में, अक्टूबर में मैं मूव कर गया था सैक्रामेंटो, और मैं यहाँ से उसको एलए छोड़ने गया।
तो हम दोनों जब हम लोग होटल में रहे, जैसे मान लो मंडे को ज्वाइनिंग थी, शायद डिले हो गई होगी वट, मुझे याद है 3-4 दिन का उसको पहले टाइम था, मैं उसको पढ़ाने का सोचा था, मैं पढ़ाऊँगा। मैं तो सुबह से उठ के मैं कहा चलो पढ़ते हैं। कहता है सुनो सर, सुनो मेरी बात सर, सर सारी ज़िंदगी ना सिर्फ काम 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 नहीं होना चाहिए। लाइफ में ना सर सुकून भी एक चीज़ होती है। आपने ज़िंदगी में कोई सुकून नहीं लिया। मुझे ये बड़ी अच्छे से याद है। कहता सर अभी ना 1 घंटे के लिए ना, वो मेरा दोस्त भी था, भाई भी था, सब कुछ था, राइट? कहता 1 घंटे के लिए हम बिज़नेस की कोई बात नहीं करेंगे। हम ब्रेकफ़ास्ट की बात करेंगे। तो आप बताइए आपको क्या पसंद है? क्या खाना है? मैंने कहा यार मैं तो पागल हो जाऊँगा, साला मैं तो सिर्फ़ बिज़नेस ही सोचता हूँ। कहता है कोई बात नहीं, मैं आपको ट्रेन करता हूँ। ऐसा करते हैं, अभी मेरे को पता है एक यहाँ पे 2-10 मिनट की वॉक पे 1-2 ब्लॉक छोड़ के एक वो है, चाय की दुकान है, काफ़ी उस पे कॉफ़ी की दुकान है, वहाँ चलते हैं। तो दोनों वॉक करके जा रहे हैं। मेरा दिमाग तलमला रहा है, मुझे काम करना, मुझे काम दिख रहा है यार, इतना काम पड़ा हुआ है। तो उसने बोला सर आप इतने चुप क्यों हैं? कुछ बोलिए। मैं कहा यार मेरे को यार टेंशन हो रही है काम की, तुम्हारी जॉइनिंग है यार। कहते सर आप टेंशन मत लीजिए, आराम से कॉफ़ी कॉफ़ी पी रहे हैं, वहाँ पे क्रोइज़ान लिया, ब्रेड सैंडविच लिया, व्हाटएवर ग्रिल सैंडविच लिया। तो बोला सर कैसा टेस्ट? मैं मेरे को नहीं समझ आ रहा अवधि भाई, मेरा दिमाग काम में घुसा हुआ है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरा दिमाग नहीं चल रहा है। मेरे को इतना बता, आपकी ज्वाइनिंग है मंडे को और हमारे हम तैयार नहीं है। कहते सर 1 घंटे में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप अपने माइंड को हटाइए और जो खा रहे हो पी रहे हो उस पर ध्यान दीजिए। सारा दिन बिजनेस 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 नहीं करना चाहिए, कभी अपनी लाइफ पे भी ध्यान दो। तो ये गाइस, जिन लोगों को, जो लोग मुझे बाद में मिले हैं वो कहेंगे ये तो बड़ा बहुत ही बेला इंसान है, और जो बंदे पहले मिले हैं मुझे वो कहेंगे ये तो बहुत ही मेहनती इंसान है, इतना ये तो बेला बैठ ही नहीं सकता, कभी फ्री बैठ ही नहीं सकता। तो एग्जैक्टली मैं ऐसी था, मैं फ्री बैठ नहीं सकता था तब, और अभी मैं डिफरेंट किस्म का बंदा हूँ। तो 2012 जनवरी का जो सीन है, राइट, उस वक़्त तो मेरे कायाकल्प होता है, मैं दिमाग में सोच में पड़ गया। मैंने आके अपनी वाइफ को बताया कि अच्छा मैं रिलैक्स हुआ 1 घंटे के अंदर अंदर। उसने बोला सांस लो, आप डीप ब्रेथ्स लो सर, आप थोड़ा आपको फ़र्क पड़ेगा। तो डीप ब्रेथ्स ली, सुबह का टाइम था, मैंने मतलब सुबह के टाइम बाहर वॉक की, बड़ा अच्छा लगा। तो या इट वॉज वेरी ओवरवेलमिंग। थैंक यू आतिफ भाई, थैंक यू। तो मैं वापस आता हूँ, मेरा काम तो डेलीगेट करना स्टार्ट कर ही चुका था। इसी हमने आपको बताया हुआ कि मैं इंडिया और अमेरिका के बड़े चक्कर लगे मेरे। तो 2012 मई में मतलब कि मेरा काम ऑलमोस्ट 95% डेलीगेट हो गया, 80-90% डेलीगेट हो गया, सिर्फ सपोर्ट का काम रह गया था, एज आई टोल्ड यू। और वो बंदा जो 18-18 घंटे काम करता था, 2012 मई में मैं एक दिन उठता हूँ। हाँ, मुझे अभी एक सीन याद है, मैंने पीयूष सर को फ़ोन किया, कहते सर आप डिस्टर्ब मत करो सर, हम काम कर रहे होते हैं सर, आप प्लीज़ सर आप रेस्ट करो सर, सर आप प्लीज़ हमें डिस्टर्ब, मतलब इतने मेरे बंदे अच्छे थे मेरे साथ, वो काम करने में इतने लगन से काम करते थे। अब क्या होता है, तो क्या होता है कि 2012 मई में एक दिन मैं सवेरे उठता हूँ, जो बंदा 17-18 घंटे डेली काम करता था, जिसके माइंड में सिर्फ काम 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 रहता था, कुछ और पता ही नहीं था उसको दुनिया के बारे में, उसको खाने का नहीं पता था, उसको पीने का पता नहीं था, उसको कपड़ों का नहीं पता था, सिर्फ काम का पता था, सिर्फ बिजनेस का पता था। मैं सवेरे उठता हूँ, मेरे को ये नहीं समझ आ रहा था मैं करूँ तो क्या करूँ, कोई काम था ही नहीं। पीयूष सर ने सारा संभाल लिया था, एक क्षितिज सर थे, पीएम के थे, उन तीनों ने सारा काम संभाल लिया था, एंड कुछ था ही नहीं करने को। प्लेसमेंट होगी तो उसकी सपोर्ट कर देंगे, सपोर्ट में तो शाम को काम होता था 3-4 घंटे का, बस वो कर देते थे, लेकिन एक जनरल कोई काम ही नहीं था। जब बंदा लगता था उसको 2-3 हफ्ते की सपोर्ट चाहिए होती है तो वो दे देते थे। यहाँ से मेरी लाइफ एक डिफरेंट डायरेक्शन लेती है, और मैं एक बिल्कुल डिफरेंट मतलब चीज़ में चला जाता हूँ और दिमाग लगाने लग जाता हूँ सारा, बिल्कुल डिफरेंट वे में। अब मेरा बिजनेस एक ऐसी स्टेज पे पहुँच गया, बिल्कुल ये ऑटो पायलट पे था, एक बिल्कुल मेच्योर स्टेट में था, एक सर्टन नंबर मुझे मतलब वेरी क्लोज टू 7 फिगर मुझे हर समय आ रहा है, एंड आई एम नॉट गोइंग एनी वेयर। आई डेंट मेक बिलियंस बट आई वॉज डूइंग रियली रियली वेल।
तो गाइज़ ये मेरी बिज़नेस की स्टोरी है जो मैंने आपको सारी सुनाई, ठीक है ना। आई होप इसमें से आपको जो मैंने बीच में लेसन आपके काम आएंगे। अगर कोई बंदा कंसल्टेंसी चलाना चाहता है तो वो थोड़ा सोच पाएगा कि कैसे कंसल्टेंसी चलाई जाती है, क्या कैसे हर्डल्स आती हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है इसके बारे में तो ज़रूर पूछेगा, आई वेरी हैप्पीली टेल यू। थैंक यू जी।